जीभ देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि हस्बैंड को क्या बीमारी है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? आयुर्वेद में हम देखते हैं जीभ, जो हमारे अच्छा। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं हाँ जी। वो जीभ देखते हैं। अगर तो जीभ मोटी है जी। तो लीवर फैटी है। अच्छा। एक ऑयल पुलिंग मेथड है जिससे कि हम डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, तो इसको थोड़ा सा आप बताएं। उसको हम फैटी लीवर को ठीक करने में यूज करते हैं। जी जो आपने डिटॉक्स ऑयल वाला मेथड है, ऑयल पुलिंग एक तो मुंह की होती है जी, ऑयल जो सुबह सुबह ऑयल पुलिंग करके अपने मुंह में ऑयल से कुल्ला करते हैं जी और ऑयल को ऐसे कई डायरेक्शन में चलाते हैं। बेसिकली मुंह की और आंखों की एक्सरसाइज है। हाँ जी। एक हम ऑयल पिलाते हैं, अच्छा। उससे हम पोटियां लगवाते हैं, अच्छा उससे लीवर फैटी ठीक हो जाता है। अच्छा। गॉल ब्लैडर का स्टोन भी निकल जाता है कई लोगों का उससे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक नया पॉडकास्ट आप सभी के सामने फिर लेकर आए हैं। आज का पॉडकास्ट भी आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। जैसा हमेशा हमारा पॉडकास्ट आप सभी के लिए खास रहता है, क्योंकि जो आज का ये पॉडकास्ट है इसमें हमारे जो खास मेहमान हैं वो आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाले हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। जी, आज बात करेंगे हेल्थ को लेकर के आखिर जो हमारी ये हेल्थ है, मोटे होते जा रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, या जो भी बीमारियां, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे इस पॉडकास्ट में आचार्य मनीष जी से। आचार्य मनीष जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आप हमारे बताइए। पॉडकास्ट में आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें। आज आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। इस चैनल से तो मेरा पुराना नाता है। मेरी शुरुआत इसी चैनल से हुई है और उसने पॉडकास्ट शुरू किया तो मुझे पता चला, मैंने कहा मुझे आना चाहिए। देखो, अभी देखिए, जैसे पॉडकास्ट से पहले हम बात कर रहे थे चर्चा, आप एक कोई कहानी बता रहे थे कि एक लेडी आपको मिली थी जब आप जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने बताया कि जीभ देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि हस्बैंड को क्या बीमारी है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? एक्चुअल में क्या, आयुर्वेद में कई तरह से व्यक्ति की एक तो प्रकृति पहचानी जाती है जी और क्या उसके तकलीफ आ सकती है वो पहचाना जाता है। जी। आयुर्वेद में हम देखते हैं जीभ, जो हमारे अच्छा। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं हाँ जी। वो जीभ देखते हैं। अगर तो जीभ मोटी है जी। तो लीवर फैटी है। अच्छा। अगर जीभ पतली है और साइडों पे ऐसे ऐसे लहर बनी हुई है जी। तो मतलब किडनी में सिस्ट है या किडनी में स्टोन है या किडनी में इंजरी है या जी। किडनी खराब होने की तरफ चल रही है। जी। अगर जीभ में नीले रंग की दो लाइनें बन रही हैं तो इसका मतलब है आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन है अच्छा। या होने वाला है, या लीवर में स्टोन है। जी। तो या तो गॉल ब्लैडर कट चुका है या हाँ, कटने हाँ। की तैयारी है। अच्छा, ये कटवा पता देते हैं ना लोग हाँ, एलोपैथी में बिल्कुल तो। बिल्कुल। और अगर जीभ में क्रैक है जी। तो कहीं भी जहाँ पे क्रैक है उस हिस्से में कौन सा अंग लगता है वो अंग प्रॉब्लम में है। जैसे अपनी बॉडी को ऐसे उल्टा रख दो जीभ पे, अच्छा। यानी कि जो नीचे के ऑर्गन्स है वो पीछे चले गए, आगे के ऑर्गन्स लंग्स आपके आगे आ गए। जी। अब जीभ में चेक करो कहाँ कहाँ क्रैक है। अच्छा। तो जिस जगह क्रैक है अंदाजा लगाओ वहाँ कौन सा ऑर्गन फिट आ रहा है। जी। जी। अगर पूरी जीभ बीच में से क्रैक है, कई लोगों की पूरी जीभ क्रैक होती है, अच्छा। तो मतलब पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक आपका डिस्टर्ब है। आपको अल्सर हो सकता है, अपेंडिक्स हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक हो सकता है। जी। और अगर पिछले हिस्से में कुछ दाने उभरे हुए हैं, कुछ मांस उठा हुआ है, तो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स, जैसे पुरुष है तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, फीमेल्स है तो उसको कोई ना कोई वेजाइनल इशू होगा, यूटीआई होगा या जी। यूट्रस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर अगली तरफ कटा साइडों पे तो लंग्स की प्रॉब्लम होगी। जी। तो आयुर्वेद में जीभ देख के, नाड़ी देख के, आंखें देख कर अच्छा। और धरन चेक करके, जी। धरन नाभि को नहीं चेक करते, धरन नाभि से नहीं अच्छा, चेक फिर? करते, हाथ में यहाँ पे ये पॉइंट दबा के चेक करते हैं। अच्छा। अगर इस पॉइंट को दबाने से भयंकर दर्द हो रहा है जी। तो इसका मतलब धरन पड़ी हुई है। या दोनों हाथों की लकीरें मिला के पूरी चेक करते हैं आगे तक। जी। जैसे यहाँ से लकीरें मिलाओ पूरी, हाँ हाँ। आगे तक की सारी लकीरें मिलनी चाहिए। अच्छा, ये सारी हमारे हाथ की लकीरें सेम होनी चाहिए। अदरवाइज ये वाली मिलाएंगे ना बड़े हाँ जी, वाली, हाँ जी, हाँ जी। तो आगे वाली ऐसे आगे पीछे हो जाएगी, जी बिल्कुल। तो मतलब धरन पड़ी हुई है, यानी कि नाभि सरकी हुई है। अच्छा अच्छा। और अगर नाभि सरकी है तो आपको गैस ज्यादा बनेगी, तेजाब ज्यादा बनेगा, पेट खराब रहेगा, आपका खाना अच्छे से हजम नहीं होगा, आपको लीवर फैटी हो सकता है, जी। कई इश्यूज आ सकते हैं। और मतलब मैंने तो नोटिस करा है हमारे हॉस्पिटल में, किडनी फेल का पेशेंट होता है, 40% लोगों के किडनी फेल वाले को पता ही नहीं होता उनको धरन पड़ी होती है। किडनी फेलियर किडनी फेल हो चुकी है, हाँ हाँ। लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं उसको धरन पड़ी हुई है। जी जी। ऐसे ही लीवर फेल के कम से कम 50% पेशेंट को पता ही नहीं होता उनको धरन पड़ी हुई है। जी ऐसे माइग्रेन के पेशेंट में देखा मैंने 80-90% चांसेस में धरन पड़ी होती है। जी। जी जी। मतलब माइग्रेन है, दर्द की गोली खा रहे हैं, हाँ। जी। सिर पे पट्टियां बांध रहे हैं, कोई ना कोई बाम वाम लगा रहे हैं, लेकिन धरन नहीं चेक करते। और धरन निकालना बड़ा आसान है। दोनों पैर सीधे करके जमीन पे सीधे लेट जाओ जी। और दोनों पाँव को ऊपर उठाओ लगभग 1 फीट तक, अच्छा। और रोक के रखो 10-15-20 सेकंड और धीरे धीरे नीचे ले आओ। जी। ऐसा 3 बार करना होता है। अच्छा। या व्यक्ति को सीधा खड़ा करके हाथ मोड़ के ढीला छोड़ के बॉडी को, ये जो नस होती है यहाँ पे, जी।
इसको बाहर, जैसे बचपन में स्कूल में डड्डू निकालना बोलते थे ना, वो ऐसे करके डड्डू निकालते थे, वो डड्डू निकालने हैं बस 3 बार, इस हाथ से 3 और इस हाथ, तो धरण ठीक हो जाती है। तो मतलब बड़ा आसान है, कोई मुश्किल पर नहीं है। ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? धरण का और बाकी जो समस्या शरीर में चल रही हैं कैसे कनेक्टेड है? हम जब पैदा हुए थे माँ के पेट से, तो हम कहाँ से जुड़े हुए थे? जी, जो हमारे नाभि से नाभि से connected जुड़े हुए थे। बिल्कुल। नाभि एक नाड़ू के रूप में माँ के अंदर जुड़ा हुआ था, जी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से। ठीक है। अब हम खा कहाँ से रहे थे? उस जब माँ के पेट में थे, नाभि से। नाभि से, बिल्कुल। ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे थे? नाभि से। नाभि से। सुन कहाँ से रहे थे? नाभि जी, तो सारा कुछ नाभि। और जो हम वेस्ट छोड़ रहे थे, अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे, या जो हम स्टूल पास कर रहे थे बेसिकली उस टाइम एनर्जी के रूप में, जी। तो नाभि से ही। जी तो इसका मतलब नाभि में सारी नसें जुड़ी हुई हैं। जी, तो नाभि शरीर का सेंटर होती है। जी 72,000 नस नाड़ियां हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, जी पुराने टाइम में जो बताया गया, वो सब नाभि से जुड़ी हुई हैं। अभी सर्दियों में होठ फटते हैं, बिल्कुल। समझदार लोग कुछ ना कुछ क्रीम व्रीम लेते हैं, कोई वैसलीन लेता है, यहाँ लगाता होठों पे लगा है, लेते हैं, लेकिन जो बेवकूफ लोग हैं वो नाभि में तेल लगाते हैं। जो आयुर्वेद सबसे अब ज्यादा आप मुझे बताता है। बताओ, बेवकूफों के होठ जल्दी ठीक होते हैं कि समझदारों के? अब तो जैसे अगर जो बेवकूफ नाड़ी में लगा रहा था उसके जल्दी ठीक होंगे फिर तो वो तो। बेवकूफ है ना। जैसे आप आजकल की पीढ़ी, युवा पीढ़ी, तो हमें सबको पुरानी पीढ़ी आयुर्वेद की बात करने वाले को तो बेवकूफ कहते हैं। बिल्कुल। तो बेवकूफ लोगों की नाभि में जल्दी ठीक हो, नाभि में तेल लगा के ठीक हो जाती है। सर्दियों में 90% बुजुर्ग नाभि में तेल लगाते हैं, बिल्कुल। ना तो उनके होठ फटते हाँ जी। हैं, ना उनकी स्किन की पपड़ी उतरती है। जी। जबकि आप देखो, एक बीमारी है, आप सुनते हो ना, सूरज में जाने से क्या होता है, वो सनबर्न। सनबर्न जी। सनबर्न। नाभि में तेल लगा के निकलो, सनबर्न भी नहीं होता। अच्छा अच्छा तो वे कितना बड़ा साइंस है, जी, लेकिन हमें किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो छोटी छोटी बातें हमारे आयुर्वेद में बड़ी अच्छी हैं। आयुर्वेद का ना एक सूत्र है, जी सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। मतलब जितने भी रोग हैं दुनिया में, जी सर्व रोग, उनका एकमात्र निदान, जी। अगर बॉडी की सफाई कर दो, कुपित मल को निकाल दो, सभी रोग ठीक हो जाते हैं। डिटॉक्स कर दो। डिटॉक्स कर दो। जी, अब डिटॉक्स में सब कुछ करना है हमें। हमने अपने आंखों को भी डिटॉक्स करना है, नाक का भी करना है, उल्टी की तरह मुंह से गंदगी भी निकालनी है, पसीना भी निकालना है, और स्टूल भी पास करना है, यूरिन भी पास करना है। जी जी, अभी किसी का भी ना तो पेट पूरा साफ हो रहा है, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। ना किसी का भी यूरिन पूरा निकल रहा है। अब पुरुष लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, जी और महिलाएं इंग्लिश टॉयलेट सीट पे पेशाब करती हैं। जी किसी का भी ब्लैडर खाली नहीं होता। आप एक काम करो, आप मेल फीमेल दोनों बैठे हो, एक बार जैसे आप यूरिन करते हो ना, जी पूरा जोर लगा के अच्छी तरह एक एक बूंद निकाल दो। उसके बाद नीचे बैठ जाओ उकड़ू स्टाइल में, और दोबारा जोर लगाओ। जी। अब 2 4 5 बूंदे फिर आएंगी। अच्छा। वो बूंदे आपने रख ली थी अंदर, वहीं से यूटीआई इन्फेक्शन शुरू होता है, वहीं से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू होती है मेल्स में, वहीं से आजकल सेक्स के प्रति हमें अनिच्छा पैदा हो रही है। जो हम सुनते हैं, लिबिडो सुनते हैं कि अनिच्छा या सेक्स में कमजोरी, एक्चुअल में हमारी बॉडी की गंदगी साफ नहीं हो रही। अब इंग्लिश टॉयलेट सीट पे आप बैठ के ना एक बार पूरी पॉटी कर लो, पूरा अच्छी तरह, पूरा जोर जोर लगा लो, जहां से जितना दम लगाना लगा लो, जी और फिर वॉश भी कर लो। उसके बाद दोबारा नीचे बैठ के जोर लगाओ, इतना सा फिकस मटेरियल फिर बाहर आएगा। अच्छा। इसका मतलब उसको लेके आप घूमने वाले थे पूरा दिन। यही बवासीर है, यहीं से फिशर शुरू होता है, यहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है, यहीं से फिस्टुला शुरू होता है। मतलब हमारा मल भी पूरा निकल नहीं रहा बॉडी का। तो कितनी बड़ी, अंग्रेजों ने ना गंद मार दिया हमारे देश का। जी जी, अगर पूरी दुनिया में हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना, तो वो अंग्रेज हैं, जी जो भारत को लूटने आए थे, राज करने आए थे, लेकिन हमारी संस्कृति को भी बर्बाद करके चले जी। गए। हमारे पेशाब करने का तरीका खराब कर दिया उन्होंने। हमारी, आप सोचो, पेट भी साफ नहीं हो रहा, जी। लोग कब्ज के शिकार हैं, गैस के शिकार है, तेजाब के शिकार है। करना क्या चाहिए? हम क्या सिखाते हैं सबको? बोलते हैं घर में अगर आपके 4 कमरे हैं और 4 बाथरूम है, एटलीस्ट एक बाथरूम ना इंडियन स्टाइल रख लो। जी, गेस्ट को जाने दो ना इंग्लिश वाले में, खुद इंडियन में जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा पेट तो साफ होगा, पूरी गंदगी तो निकलेगी, मल तो निकलेगा, यूरिन तो पूरा निकलेगा, ब्लैडर पूरा खाली होगा, बीमार नहीं पड़ोगे, किडनियां नहीं फेल होंगी। जी। मतलब छोटी सी बात है, देखो कितनी बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। आचार्य जी, मुस्लिम लोग अगर नोटिस करोगे, आमिर को पता होगा, नीचे बैठ के यूरिन करते हैं। बिल्कुल आज भी। बैठ के करा जाता और- है। ये मेरा सवाल भी था आपसे आचार्य जी, आपने ये आप बता लोग भी नमाज दिया। पढ़ते हो, जी कितनी साइंटिफिक है। मैं तो कहता हूँ हमारे जैसे मुसलमानों में नमाज है, जी हिंदू में सूर्य नमस्कार है, बिल्कुल है। वज्रासन सही है, बात। मंडूक आसन है, आपका उकड़ू आसन है, मल आसन है, करना चाहिए। पूरी लेकिन वो exercise एक्चुअल हो में क्या, जाती है। मुसलमानों ने धर्म से जोड़ दिया, इसलिए वो लगातार चले जा रहा जी। है। हमारे धर्म से जोड़ने से विफल रह गए हिंदू लोग, वो नहीं कर पा रहे। एक बार मैंने किसी चैनल पे बोल दिया
कि मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते अच्छी बात है, नीचे मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट आए, तू भी मुस्लिम बन जा, तू भी धर्म परिवर्तन कर ले। अब मैं उनको क्या समझाऊं? साइंटिफिक है। मैंने तो बोला उनके धर्म की उनके धर्म की बुरी बातों की तारीफ थोड़ी कर रहा हूँ। ये जो मुर्गे खाते हैं, बकरे खाते हैं, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। ये मैं अभी दुबई का ऊंट खा जाते हैं, घोड़े खा जाते हैं, कुछ तो छोड़ दो, और फिर बाद में किडनी फेल होकर हमारे पास आते हैं, अनहेल्थी हो जाते हाँ, हैं। क्योंकि देखो किसी को मार के खाना इट्स नॉट अ गुड थिंग। बिल्कुल। तो मैं मांस खाने के, मैं तो कहता हूँ संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, वो कहावत गलत है। बिल्कुल, हरी सब्जी खाओ और पूरी तरह से फिट रहो। मेरा भी एक सवाल था, जैसे कि आजकल फीमेल्स में एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी। हर महिला जो होती है, आज चाहे लड़कियां हो चाहे लेडीज हो, उनको पीरियड्स की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आयुर्वेद से इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले तो पीसीओडी समझो होता क्या है। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, हमारी जो ओवरीज हैं उसमें सिस्ट बन गई। सिस्ट मतलब पस बन गई, यानी कि कुछ पानी का कचरा या वहाँ वेस्ट इकट्ठा हो गया। जैसे बचपन में हमारे पैरों पे फोड़े होते थे, तो जब वो फोड़े फूटते थे पस निकलती थी, वो निकल के बाहर खत्म हो जाती थी कहानी। तो वो फोड़े अच्छे थे कि बुरे थे? नहीं, निकल जाती थी तब तो ठीक थे। अभी जब से ये वैक्सीनेशन का खेल चला, जब से इतने सारे बचपन में 16-18 लग जाते हैं हमारे, तब से ना फोड़े इधर नहीं होते, इधर होते हैं। मतलब बाहर को ना होके अंदर को होते हैं, क्योंकि बॉडी का सारा सिस्टम चेंज हो गया। हमारा पूरी बॉडी की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पूरा बॉडी का सिस्टम अंदर का डिस्टर्ब हो गया, तो वो अंदर फूटते हैं। तो सिस्ट क्या है? बेसिकली कचरा है, वेस्ट है। अब वो आया कहाँ से? पुराने टाइम पे महिलाओं को पीरियड्स के डेज में किचन में जाने से मना क्यों करते थे? उसका साइंटिफिक लॉजिक क्या था? साइंटिफिक लॉजिक यही था कि थकान की वजह से, ताकि उन्हें रेस्ट नहीं मिल पाता था, उसके वजह से मना किया था। पर लेकिन इसको ऐसे बना दिया गया था कि पूजा में जाना गलत होती है, इस वजह से अशुद्धि कैसे जो कि लॉजिकली सही नहीं था, उनको रेस्ट करने के लिए मना किया जाता। बेसिकली मैं आपको सच्ची सच्ची बोलूं तो आप 2 महिलाएं बैठी हो, पीरियड डेज के फर्स्ट डे, पहले मिनट जब पीरियड का पहला ड्रॉप शुरू होता है, उस टाइम फुल ऑफ पावर होते हो आप। उस टाइम आप किसी को बद्दुआ दे दो ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाए। किसी को दुआ दे दो तो वो बेचारा तर जाए। मतलब आपके पास पावर्स हैं। बेसिकली एक महिला जननी है, एक पावरफुल है, बिकॉज उसको भगवान ने शक्ति दी कि बॉडी में एक बीज आया जो नजर भी नहीं आ रहा और 9 महीने में बच्चा बन जाता है। ये जो पीरियड्स हैं ये बॉडी का वेस्ट है, बॉडी का टॉक्सिन है जो यूज नहीं हुआ। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं 9 महीने पीरियड्स नहीं आते, और जब तक बच्चा दूध पी रहा होता तब भी पीरियड्स नहीं आते। तो जो 9 महीने पीरियड्स क्यों नहीं आते? क्योंकि जो बॉडी की एनर्जी पीरियड्स के लिए एग बना रही थी, मतलब बच्चा पैदा करने के एग बना रही थी, जब बच्चा पेट में आ गया तो उसी से बच्चे का निर्माण हो रहा है, और जब बच्चा दूध पी रहा है तो उसी से दूध का निर्माण हो रहा है। बेसिकली बॉडी में एनर्जी है वो जी। ये एनर्जी जब यूज नहीं होती 28 दिन के बाद, चंद्रमा के साइकिल से चलती है, ये चंद्रमा की कलाओं से चलती है, क्योंकि पीरियड 28 दिन बाद आते हैं जी। तो 28 दिन बाद जब पीरियड्स आते हैं तो वो पूरी एग्स फूट जाते हैं जो यूज नहीं हुए, अब वो वेस्ट के रूप में बाहर निकलने हैं। लेकिन उस टाइम पे महिलाओं को लघु आहार लेना चाहिए, हल्का आहार लेना चाहिए, छोटे पोर्शंस, बिल्कुल थोड़ा खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी को एक काम दिया अपनी गंदगी निकालने का, क्योंकि अगली बार अगले महीने फिर आप फर्टाइल होने के लिए रेडी होगे ना, तो बॉडी की गंदगी निकालने का टूल था। लेकिन आजकल की महिलाओं को कोई स्कूल कॉलेज कोई सिखा नहीं रहा, ना दादी नानी सिखा रही, ना कोई हमारा गुरुकुल बच्चे जो सिखा रहे हैं। हो क्या रहा है, महिलाएं उस दौरान भी परोठे, पूड़ी, पकोड़ा, पिज्जा, बर्गर, टिक्की, समोसा सब खाती हैं। मेरे को ना क्रेविंग हो रही है, गोलगप्पे खाने चले, खा भाई, मेरे को टिक्की खानी, खा भाई। होता क्या, बॉडी गंदगी निकाल नहीं पाती, वो गंदगी अंदर रुक जाती है और वो डेवलप होती है सिस्ट, जिसको आपने बोला पीसीओडी। तो पहली बात तो हम रीजन खत्म करें कि जो 5 दिन पीरियड्स के चलते हैं उस दिनों में पका हुआ आहार ना खाएं। अच्छा, एक्चुअल में अग्नि को लगा हुआ आहार नहीं खाना था, इसीलिए किचन में जाने से मना किया था। ओके, क्योंकि पका हुआ भोजन खाने उस टाइम डाइजेस्ट करने की अवस्था में बॉडी नहीं है। लेकिन हमें उन्होंने उल्टी पट्टी पढ़ा दी हमारे जो गलत इतिहासकारों ने। एक्चुअल में बॉडी को अपनी क्लीनिंग करके अगले मौसम के लिए आपको प्रिपेयर करना था भाई, अगले मौसम में फिर आपको फर्टाइल होने के लिए रेडी होना है। बेसिकली महिला को जननी कहा गया है, जैसे धरती को भी माँ कहा गया है। तो वो जननी की शक्तियां वापिस आए, उसके लिए 5 दिन वो रेस्ट था। लेकिन आजकल पूरा दिन आप खाते रहते हो। अच्छा, मम्मी भी कहती है पीरियड चल रहा है दूध पी ला है, पीरियड चल रहे हैं हलवा बना दो। अरे भाई, नहीं खाना होता, इसीलिए पीसीओडी बढ़ रहा है। और पीसीओडी खाली ओवरी सिस्ट नहीं है, पीसीओडी से हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। महिलाओं के चेहरे पे बाल, अपर लिप्स आ गए, ठोडी पे बाल आ जाते हैं, पेट पे, ब्रेस्ट पे बाल आ जाते हैं,
पीरियड्स का साइकिल बिगड़ जाता है, कम आने लग जाते हैं, ज़्यादा आने लग जाते हैं। आजकल तो पीरियड्स लोगों को कम होने लग गए। अब जो भी लड़की एकदम फूल रही है, आप नोटिस करना उसके पिछले कुछ सालों में पीरियड्स का फ्लो कम हुआ है, यानी कि जो वेस्ट बॉडी का निकलना था वो अंदर ही रहने लग गया, तो वो मोटी हो रही है लड़की। अब देखो लेडीज़ में ज़्यादातर आप नोटिस करो ये हिस्सा ज़्यादा बढ़ता है, लोअर थाइज और हिप्स बढ़ते हैं। वजह कि उनको उस टाइम पे जो डाइट देते हो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, नीचे हम आजकल चौकड़ी हम मारते नहीं, उकड़ू हम बैठते नहीं, टॉयलेट सीट इंडियन है नहीं, यूरिन हम इंडियन स्टाइल में करते नहीं। मैं तो सारी महिलाओं को बोलूँगा बाथरूम में जाया करो, चुपचाप एक किनारे पे बाथरूम कर लिया करो और उस पर पानी डाल दिया करो, जैसे हमारी दादियाँ करती थी, नानियाँ करती थी। वॉशरूम में गई, साइड पे बैठा, यूरिन करा और पानी डाल दिया, जी बिल्कुल। तो भैया उससे पूरा ब्लैडर साफ होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर पूरा भारत अपनाएगा। और एक महिलाओं को बोलना चाहूँगा जो 5 दिन पीरियड चलते हैं या 4 दिन चलते हैं, उन दिनों में सिर्फ कच्चा भोजन खाओ, नारियल पानी पियो, जूस पियो, फ्रूट्स खाओ, सैलड खाओ और खुश रहो। उस टाइम पे किसी को बद्दुआएं मत देना। जी आचार्य जी, एक प्रश्न मेरा और था, आप डिटॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक ऑयल पुलिंग मेथड है जिससे कि हम डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, तो इसको थोड़ा सा आप बताएं। उसको हम फैटी लीवर को ठीक करने में यूज करते हैं। जो आपने डिटॉक्स ऑयल वाला मेथड है, ऑयल पुलिंग एक तो मुंह की होती है जी, ऑयल जो सुबह सुबह ऑयल पुलिंग करके अपने मुंह में ऑयल से कुल्ला करते हैं और ऑयल को ऐसे कई डायरेक्शन में चलाते हैं। बेसिकली मुंह की और आंखों की एक्सरसाइज है। हाँ जी। एक हम ऑयल पिलाते हैं, अच्छा, उससे हम पोटियां लगवाते हैं, अच्छा उससे लीवर फैटी ठीक हो जाता है। अच्छा। गॉल ब्लैडर का स्टोन भी निकल जाता है कई लोगों का उससे। इतना अच्छा मेथड है। करना क्या होता है, आपको जैसे संडे को क्लीनिंग करनी है, बेसिकली जैसे आपको घर की सफाई करनी है, आप प्लानिंग करते हो ना, जी। तो ऐसे पूरी बॉडी की मुझे सफाई करनी है, संडे को करनी है, तो आप 6 दिन पहले ही ना अपने खाने में पका हुआ भोजन घटा दो अच्छा और अंगूर बढ़ा दो खाने, संतरे बढ़ा दो और सेब बढ़ा दो। अच्छा। और सेब का जूस पियो, नेचुरल वाला, डब्बे वाला जी, नहीं, जी। नेचुरल का सेब का जूस पियो। विटामिन सी ज़्यादा लेना उस टाइम पे, क्योंकि हमें अपने लीवर के अंदर जो फैट डिपॉजिट है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। अच्छा 6 दिन लगातार ऐसे करते रहना है। मतलब रोटी चावल घटा दिया, दूध बिल्कुल बंद कर दिया, दूध की बनी चीज़ें लेनी नहीं, जानवर से जो भी आता है वो नहीं लेना, अच्छा। अंडा नॉनवेज नहीं खाना, ठीक। फ्रूट ज़्यादा खाने, सैलड ज़्यादा खानी, सेब ज़्यादा खाने हैं, सेब का जूस पीना है और मौसमी संतरा ज़्यादा लेना है। 6 दिन ऐसा करना है। अब संडे को आपको क्लीनिंग करनी है, तो सैटरडे को सुबह 12 बजे तक ही खाना जो खाना है, उसके बाद कुछ नहीं खाना। सैटरडे को 12 बजे तक खा लेना, जी। फिर शाम को 6 बजे जी 150 ml, अगर आपका वजन 50 किलो से ज़्यादा है तो 150 ml एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल लेना है। अच्छा एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल लेकर उसमें उतनी ही मात्रा में अनानास का या किन्नू का, संतरे का जूस मिला लेना, नेचुरल वाला, डब्बे वाला नहीं, जी नेचुरल। डिब्बे वाला कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब डिब्बे वाले जूस को तो मैं गाली देता हूँ, भी बात करेंगे उसके बाद। तो डिब्बे वाला जूस जहर है, हाँ। जी ठीक है। तो उसको मिलाकर घूट घूट करके चौकड़ी मार के बैठ के आराम से पीना है। जी 5 मिनट सीधा बैठना है, फिर दाईं करवट लेना है, दाईं करवट लेटना है 15-20 मिनट, और रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे, मतलब 2-2.5 घंटे बाद दोबारा से 50 ml ऑयल और पी लेना है, विद उतना ही मात्रा में जूस या नारियल का जूस डाल के। सुबह उठ के अगर आप चाहो तो अपनी टॉयलेट सीट पे एक जाली रख देना आटा छानने वाली, अच्छा और उसके ऊपर पॉटी करना, तो आपको दिखेगा मेरी बॉडी से क्या क्या निकल रहा है। फोटो भी खींच सकते हो उसकी आप। मतलब पूरी तरह डिटॉक्स कर मतलब देते वो पूरा सारा जो मल निकलेगा ना, वो गहरे हरे रंग का, गंदे हरे रंग का, लाइट हरे रंग का, भूरे रंग का गंद निकलेगा, जो रूटीन में नहीं निकलता। बेसिकली उसमें लीवर का कचरा आया, हैं। अच्छा, गॉल ब्लैडर का कचरा आया, और लॉटरी से कई लोगों का गॉल ब्लैडर स्टोन भी निकल जाता है इस तरीके से अपने आप ही। मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन लोग बोलते हैं ऐसा कोई रास्ता नहीं होता, बिल्कुल। इसको गलती से कटवा लेना चाहिए हमेशा, लेकिन जितने लोग कटवाते हैं दुखी होते हैं। तो इससे 3-4 बार करने से जो हम लोगों ने नोटिस करा, गॉल ब्लैडर स्टोन का कचरा भी निकल जाता है। मतलब हम लोगों ने देखा है। एक और काम कर सकते हो, हमारे पूरे भारत में 125 क्लिनिक है, मतलब 100 क्लिनिक है, 25 हॉस्पिटल हैं। हर क्लिनिक पे ना 7 दिन का फ्री एक पैकेज बेचते हैं हम, मतलब फ्री देते हैं, मतलब पैसा नहीं लेते 1 रुपया भी, ना डॉक्टर की कंसल्टेशन, 7 डेज का फ्री पैकेज मिलता है। उसमें 6 दिन हम कोई टैबलेट और पाउडर खिलाते हैं, अच्छा। और 7वें दिन यही एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल पीने को बोलते हैं, जो अभी बताया मैंने। अच्छा। तो हमारी क्लिनिक पे जाके फ्री में भी ले सकते हो। मतलब पूरे भारत में शुद्धि की मुहिम है हमारी, जी क्योंकि आयुर्वेद का श्लोक है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीति वर्षतम, कि शुद्ध देह वाला मनुष्य
100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। तो हम लोगों ने सोचा दुआएं कमा लें, जी। तो हम अपनी क्लिनिक पे हर महीने कम से कम 50,000 लोग हमसे वो फ्री पैकेज लेके जाते हैं। अच्छा 50,000 लोग, और हम किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। जी। हाँ, जिसको ट्रीटमेंट लेना है वो ट्रीटमेंट लेता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का इसी फ्री ट्रीटमेंट से फायदा हो जाता है। लोग मुझे पूछते हैं हमें ना फीस देनी है, मैं कहा फीस ये है कि आप 3 लोगों को बता देना। बिल्कुल अब लोग बोलते हैं हमें बिल्कुल, कि आप मुझे फीस देनी है, मैं बोलते हैं आप 3 लोगों को बता देना कि हमारे यहाँ फ्री शुद्धि पैकेज मिलता है 7 डेज का। जी जी तो क्योंकि छोटी मोटी बीमारियां ना, गैस है, तेजाब है, हाँ। कब्ज है, सिर दर्द है, माड़ी मोटी माइग्रेन है या शुगर है, इससे ठीक हो जाती है। अच्छा, जिनको ज्यादा बीमारी है वो डॉक्टर से मिल लें, कंसल्ट लेके अपना ट्रीटमेंट ले लें, या फिर हमारे हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाएं। जी। अब तो सारे हेल्थ इंश्योरेंस भी चलते हैं, बिल्कुल। हमारे सारे हॉस्पिटल्स में हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं। अच्छा। यानी कि कोई पैसा नहीं लगता किसी जी, का, जी, आपका इलाज फ्री हो सकता है। जैसे हमने अभी बात करी थी फैटी लिवर को लेकर, चार्ज हम बात कर रहे थे, ये भी कहा जाता है कि ना जो ड्रिंक करता है व्यक्ति उसको भी फैटी लीवर की समस्या रहती है लगातार। जैसे बियर लोग पीते हैं, लंबे समय तक पीते हैं, तो उनको भी फैटी लीवर हो जाता है। तो क्या ड्रिंक छोड़ दे अगर कोई व्यक्ति तो फैटी देखो, लीवर ठीक ड्रिंक हो कुछ सकता नहीं है? कहती, जो मेरे हिसाब, मैं ड्रिंक का कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ड्रिंक कुछ नहीं करती। ड्रिंक के साथ आप किलो सामान खाते हो, प्रॉब्लम वहाँ है। उससे फैटी लिवर हो रहा है। हाँ, आपने 2 पैग पिए, 1 किलो पनीर खा के साथ में, या मुर्गा खा के, बकरा खा के, या साथ में आप काजू खा जाते हो, इतने सारे पनीर खा जाते हो, बादाम खा जाते हो, तो वो सामान बुरा है भैया, दारू बुरी नहीं है। जी। अब दारू समर्थक मतलब घर के वाले मेरे दुश्मन मत समझना भाई मुझे, घर के और- एक्चुअल में दारू बुरी नहीं है। दारू के साथ खाया चखना बुरा है। चखना नाम चखना है, बट खा चाखना जाते हैं। अच्छा, एक और मैंने चीज नोटिस करी, लोग ना बर्थडे पार्टी में जाएंगे 6 बजे 7 बजे, वहाँ बर्गर खा लेंगे, चाउमीन खा लेंगे, पिज्जा खा लेंगे, सैंडविच खा लेंगे, केक खा लेंगे, हाँ। घर में फिर आके रोटियां खाएंगे। इतना बड़ा दुर्भाग्य इस देश वही का। तरह से स्टार्टर था ना उनका। तो फिर वो गलत है ना सर। बॉडी बेचारी क्या अच्छा हाँ, बॉडी देखो कैसे चलती है। आप शादी में जाते हो, हाँ। 8 बजे सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, 9:45 चाउमीन, 9:15 मंचूरियन, फिर कोई दूध का गिलास, फिर कोई बर्फी का टुकड़ा, फिर 10 बजे खाना, फिर 10:15 बजे आइसक्रीम, फिर 10:30 बजे किसी की प्लेट में चमचे मारते हो, फिर 11:45 बजे फिर कोई दूध का गिलास, फिर 11 बजे कॉफी, एक कॉफी भी फिर चाहिए। 11:30 बजे फिर कोई आइसक्रीम, फिर 11:15 आपको कोई तीले वाली कुल्फी रह गई थी मेरी, फिर आपको पान याद आता है, और फिर आपका यहाँ तक भर चुका है, लेकिन टेंशन क्या आपको, कुछ रहा तो कुछ नहीं। ना जगह नहीं है, मन बहुत भुक्का है, लेकिन अंदर नियत भुक्की है, लेकिन जगह नहीं है। तो शादी में जाके 8 बजे से मशीन चला रहे हो और 12 बजे तक खाते रहते हो, तो लीवर खराब ही होगा ना। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अच्छा लीवर जी, की। आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है, अधिकतर हम सुनते हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, जो गंभीर बीमारियों को न्योता देता है। ऐसा क्यों कहा जाता है आयुर्वेद में? देखो, टाइम एज मेडिसिन, ये हमारा एक फॉर्मूला है, टाइम एज मेडिसिन, मतलब टाइम भी मेडिसिन है। बिल्कुल अगर आप डिक्शनरी में देखो, मेडिसिन शब्द का मतलब, मेडिसिन शब्द का मतलब कोई दवाई नहीं है। जी। मेडिसिन शब्द का मतलब हर उस वस्तु से है जो किसी भी तरह के आपकी बीमारी में या तकलीफ में राहत दे। जी। आप एयर एज मेडिसिन भी यूज कर सकते हो। किसी को सांस नहीं आ रही हो, हाँ। आप उसके मुंह पे छोटा सा 250 रुपए का पंखा ले लो और उसके मुंह के आगे कर दो, तो वो एयर एज मेडिसिन हो गया। जी जी अब किसी को सांस नहीं आ रही, आपने मुंह के आगे पंखा लगा दिया, उसको हवा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो हवा जाएगी ना अंदर। तो हर चीज एक मेडिसिन है जो भी किसी को फायदा पहुंचाए। जी। तो 6 बजे के बाद खाने खाने का नियम क्या है? जी। सूरज के हिसाब से हमारी बॉडी चलती है। ये जो अभी लाइटें है ना, जी। ये आर्टिफिशियल लाइट्स हैं। हाँ जी। ये हमारी आंखों को लगता है कि ये दिन है, लेकिन बॉडी बहुत समझदार है, बॉडी इंटेलिजेंट है। तो 6 बजे के बाद हमारी बॉडी में जो हजम करने वाले एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो आते ही नहीं है, अच्छा। डाइजेस्टिव करते ही नहीं जी। है। हमारे पास किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम या और भी कोई गंभीर बीमारी के पेशेंट आते हैं ना, हम सबसे पहला काम ना उनका खाने का ब्रैकेट सेट करते हैं। जी। हम बोलते हैं उनको कि आपने सुबह 9 बजे से पहले कुछ नहीं खाना और शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, यानी कि जो खाना 9 घंटे में खाना है। जी। तो अब जो 15 घंटे नहीं खाया, इसको बोलते हैं ऑटोफेजी। जी। 2016 में इसको नोबेल प्राइज मिला इस स्टडी को, ऑटोफेजी को। योशिहोरी उसूमी जापानीज साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला, और उनसे पूछा गया आपने साइंस कहाँ से ली? जी। भारत के वेदों से, आयुर्वेद से, लेकिन नोबेल प्राइज खुद जीत गए। जी। और आचार्य जी आज इसको कल इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं। बोला जाता है। हाँ, इसी को इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं, ऑटोफेजी को बोलते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जितने घंटे आपने नहीं खाया, अगर आपकी बॉडी के सेल्स को भूख लगी तो वो अपने आप ही अपने अंदर की आउट ग्रोथ को, कचरे को खा जाएंगे। जी। मतलब आपकी बॉडी के सेल्स, गुड सेल्स,
अपने आप ही बैड थिंग्स को खत्म कर देंगे। अगर आपकी बॉडी में कोई कैंसर की गांठ बन रही है, कोई पथरी बन रही है, कोई रसौली बन रही है, कोई ट्यूमर बन रहा है, कोई सिस्ट बन रही है, तो जो आपने बोला था पीसीओडी, या किडनी पे सिस्ट आ गई है, या लीवर पे सिस्ट आ गई है, यूट्रस में सिस्ट आ गई है, कहीं भी आ गई है, तो बॉडी उसको खत्म कर देगी। इसके पीछे विज्ञान ये है। जी। तो किडनी फेलियर का भी जो एक रोग है आचार्य जी, बहुत लगातार बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं आज की डेट में ना छोटे छोटे बच्चों को भी किडनी फेलियर की समस्या हो जाती है, डायलिसिस पे लोग चले जाते हैं। तो आयुर्वेद में डायलिसिस पूरी तरह से रोक सकता है, बचा सकता है डायलिसिस से, क्योंकि आयुर्वेद को कहा जा रहा है आज की डेट में कि उभरता हुआ है जो हर बड़ी बीमारी को ठीक कर रहा है। देखो, अंग्रेजों ने 150 साल मेहनत करी इस शब्द को खत्म करने के लिए जी। आयुर्वेद को, बकायदा कानून बनाए, इस पर फांसी की सजा, जेल जाने की सजा का प्रावधान रखा। अच्छा। सबसे पहले अंग्रेजों ने 1895 में बनाया था एपिडेमिक एक्ट, जो अभी पैंडेमिक एक्ट के नाम से चलता है, जो जी, अभी जी, जी। कोरोना में लगाया भी गया था पैंडेमिक एक्ट। एक्चुअल में ये एपिडेमिक एक्ट का हिस्सा है, अच्छा। एपिडेमिक एक्ट ही है वो। जी। 1895 में बनाया था अंग्रेजों ने। क्यों बनाया था? अंग्रेज भारत में राज करते थे, जी। पूरी दुनिया में प्लेग फैला 1895 में। ठीक है। तो अंग्रेजों ने एपिडेमिक एक्ट बना के आयुर्वेद को पिछड़ी पत्ती घोषित कर दिया, जी। ताकि आयुर्वेद से प्लेग का इलाज ना हो सके जी। और डॉक्टरों को एलोपैथी की गोलियां ही खिलानी पड़े। तो पहली शुरुआत यहाँ से हुई। आप एक कहावत सुनते ना, बिल्ली रास्ता काट गई। जी। एक्चुअल में कहावत क्या है? बिल्ली रास्ता काट के हम बोलते काम रुक जाओ, ऐसा नहीं था। जी। एक्चुअल में जब प्लेग फैला था तब बिल्ली क्या खाती है? चूहे। और अंग्रेजों की लेडीज जो वाइफ्स हैं वो बिल्लियां पालती थी, तो गांव वाले उनसे दूर रहते थे जी। उस टाइम। अच्छा। तो एक कहावत चल पड़ी, बिल्लियों से दूर रहो। और वो धीरे धीरे वक्त के साथ बदलते बदलते बिल्ली रास्ता काट की बन गया। क्योंकि जब हम उस टाइम लोग चप्पल जूते नहीं पहनते थे, नंगे पांव घूमते थे खेतों में, तो बिल्ली का बाल पांव में लग जाता था, तो लोग कहते थे प्लेग हो जाएगा। जी। तो बिल्ली से, क्योंकि बिल्ली अगर जब चलती है ना, बिल्ली के बाल गिरते बाल हैं, गिर जाते हैं। और जब हम उसके ऊपर पैर रखेंगे तो पैर चुभ जाएगा, तो उनको लगता है प्लेग ना हो जाए। तो एक कहावत चल पड़ी, बिल्ली से दूर रहो। लेकिन वो कहावत बन की बाद में बिल्ली रास्ता काट गई। तो गाड़ी रोक के खड़ जाते हैं लोग, कोई स्कूटर रोक के खड़ जाता है। भाई ऐसा नहीं है, बेसिकली प्लेग से बचने के लिए कहावत चली थी। ठीक है, एक बात 1895 में ये किया अंग्रेजों ने। फिर 1909 में अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई। ठीक है, उस कमेटी का काम था कि कैसे आयुर्वेद को तुमने खत्म करना है और एलोपैथी को स्थापित करना है। उस कमेटी ने 1922 में अपनी रिपोर्ट दी, और बकायदा जो उसके अध्यक्ष थे कमेटी के, मैं नाम भूल रहा हूं उनका अभी, उनकी फोटो भी है मेरे पास, जी। मैंने लंदन गजट से निकाली है। अच्छा। उसको अंग्रेजों ने बुला के बकायदा लंदन में सम्मानित भी किया। जी। जी। अच्छा। ठीक है, वो उसने क्या रिपोर्ट दी कि कैसे आयुर्वेद को उस टाइम बाजार मेडिसिन बोलते थे, ये चूरन चटनी, जी, ये दालचीनी। तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने इसको खत्म करने के लिए कमेटी में ये प्लान बनाया। और उससे पहले 1916 में ये स्वाइन फ्लू फैला था पूरे वर्ल्ड में, एवियन फ्लू। जी। आप ना चेक करना, गूगल पे रिसर्च पेपर पढ़ा है कि जब भी पूरी दुनिया में एवियन फ्लू फैला था, स्वाइन फ्लू फैला था, उस टाइम भारत में जितने भी लोग मसालों की फैक्ट्री में काम करते थे, जी। उनको फ्लू नहीं हुआ था। ऐसा खास तौर पे दालचीनी। तो अंग्रेजों को ये बात पता लगी हाँ। कि ये तो भारतीय तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे और इनको दवाई क्या बेचेंगे। तो उन्होंने आयुर्वेद को खत्म करने के लिए कमेटी बनाई, और 1940 में एक कानून बनाया जिसका नाम रखा ड्रग एक्ट। जी। अच्छा। और 1954 में वो एक्ट नेहरू जी ने बदल के ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट कर दिया। जी। उसके अंदर आयुर्वेद को के बारे में बात करना, कोई भी बीमारी को ठीक करने की बात करना अपराध घोषित कर दिया। अच्छा। यानी कि मैं शुगर ठीक तो कर सकता हूं, लेकिन बोल नहीं सकता। मतलब बोलने पे पाबंदी है, चुपचाप कर दूं मैं। हाँ हाँ। मैं किडनी स्टोन को आपको दवाई अश्मरी बोल के तो दवाई निकाल सकता हूं, लेकिन किडनी स्टोन बना के दवाई नहीं निकाल सकता, मैं दवाई नहीं दे सकता। मतलब ये डॉक्टर, ये कानून बना ये दिया गया। कानून है, आज भी है। हाँ हाँ। आज भी अगर आयुर्वेद का कोई डॉक्टर बोल दे कि मैं शुगर ठीक कर दूंगा, उसको नोटिस आ जाएगा। आज भी आयुर्वेद का डॉक्टर बोल दे कि पी लिया ठीक हो सकता है, उसको नोटिस आ जाएगा। कर सकता है वो, हाँ। कर सकता है, लेकिन बोलना अलाउड नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों का कानून जिंदा है ना। तो अभी हम लोग लगे हुए हैं, आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम अभियान चला रहे हैं कि पूरे देश में ये कानून खत्म हो जाना चाहिए, जी। क्योंकि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया था। आज भी ना मेडिकल माफिया इस देश पे हावी है, हर देश में हावी है। आपको पता होगा, शायद थोड़े दिन पहले तंजानिया के राष्ट्रपति, जब कोरोना चला था, उन्होंने पपीते को, बकरी को, आम को टेस्ट किया था, वो पॉजिटिव निकले कोरोना टेस्ट में। तो आज वो तंजानिया के राष्ट्रपति है ही नहीं कहीं पे, उनकी सरकार भी गई और राष्ट्रपति भी गायब हो गया। कोरोना भी बहुत बड़ा, अब इसको हम प्लैंडेमिक बोलते हैं, जी। जो जिसको आप पैंडेमिक बोलते हैं, हम उसको प्लैंडेमिक बोलते हैं। एक्चुअल में अब जैसे दुनिया की सबसे खराब गोली, चलो पॉडकास्ट मैं शुरू करता हूँ आपका। दुनिया की सबसे खराब दवाई का नाम बताओ।
सबसे खराब दवाई तो आचार्य जी मैं ऐसे किसी को नहीं कह सकती, लेकिन अभी जो ट्रेंड में थी मैफ्टल्स पास। दुनिया की सबसे साइड इफेक्ट वाली दवाई का नाम बताओ। कहते हैं ज्यादा डोलो खा लेते तो वो भी इफेक्ट कर जाती राइट, है। इनको कौन बनेगा करोड़पति पुरस्कार देते। दुनिया की सबसे खराब दवाई है पैरासीटामोल, डोलो, कालपोल। इसके इतने साइड इफेक्ट है, किडनी फेल करती है, लीवर फेल करती है, हार्ट प्रॉब्लम करती है, आपको अपंग बनाती है, आपको अंधा कर सकती है, आपको कोई भी बड़ी बीमारी दे सकती है। लेकिन हमारे घरों में प्रसाद के तौर पे बुखार में दवाई खाई जाती है। बिल्कुल। तो फिर बुखार में दवाई नहीं खानी चाहिए। हम देख रहे हैं ना आचार्य जी कि सर में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, पेन किलर खा लो। तो ये पेन किलर सबसे ज्यादा लोग खा रहे हैं आज की पेन डेट किलर के में। ऊपर एक वार्निंग छपी आ रही है आजकल की इससे किडनी फेल होती है, पढ़ो आप। मैं वही चीज आपसे पूछा। अच्छा, जो सुबह सुबह एसिड की गोली आती है उसको पढ़ो, उससे भी किडनी फेल होती है। जो लोग गुलाबी शरबत खाते हैं ना, जो डाइजीन और पेंटाजोल, इस तरह की दवाई सारे आती जो भी है, एंटासिड जो आती हैं, इन सब पे वार्निंग लिखी आती है किडनी फेल करती है। तो आप बताओ मुझे एलोपैथी की कोई एक दवाई का नाम बताओ, मैं 1 लाख रुपए दूंगा जो भी कोई गोली किसी एक बीमारी को ठीक करती हो, लेकिन पेपर पे चाहिए, मुझे बोलने में नहीं चाहिए। ऐसा तो शायद अभी हमारे पास, मैं 1 लाख रुपए पर गोली देने को तैयार हूँ। इसलिए आयुर्वेद सबसे ऊपर है। आयुर्वेद ही है एक्चुअल में। जो सर्जरी भी डेवलप हुई है एलोपैथी में, वो आयुर्वेद की शुश्रत से, ऋषि से तो ली है। जी। यहाँ से जर्मनी लेके घुमा के इधर यूरोप ले तो गए। आयुर्वेद डायलिसिस में फिर आऊंगा। हाँ। डायलिसिस को बंद कर सकते, क्योंकि देखिए देखो, एलोपैथी में अगर हम बात करें आयुर्वेद नहीं बंद कर सकता, व्यक्ति स्वयं कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी होती है, कहना मानना होता है, परहेज करना होता है। मतलब कोई भी बीमारी, डायलिसिस की बात नहीं कर रहा मैं, कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल, हार्ट प्रॉब्लम, कोई भी बड़ी बीमारी, हमारा शरीर जो है ना ये स्वयं भगवान है। जी। ये हम भगवान के अवतार हैं। तो हम सब भगवान हैं और हमें शक्तियां हैं। आप लोग वेदों को मानते हो, बिल्कुल ग्रंथों को मानते हो। बिल्कुल। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपनी संतान बताया है। जी। सामवेद में भगवान ने हमें अपनी छवि बताया है। जी। ऋग्वेद में भगवान लिख रहे हैं कि जब मैंने दुनिया बनाई, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नभचर बनाए, समझ गए? जलचर मतलब पानी में तैरने वाले जीव, उभयचर मतलब चलने वाले जीव, नभचर मतलब उड़ने वाले जीव बनाए। तो मैंने सर्वश्रेष्ठ रचना करी मानव की, यानी कि हमें बेस्ट बताया भगवान ने। तो अगर हम बेस्ट हैं तो हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? वजह हम गलत टाइम पे खाना खा रहे हैं, गलत टाइम पे सो रहे हैं और कोई भी पौष्टिक चीज नहीं खा रहे। मैं आपसे सवाल करता हूँ मैडम, सुबह से अब तक क्या क्या खाया है? हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है आचार्य जी। सुबह मैंने फल खाए थे नाश्ते में, उसके बाद में फिर खाना खाया। क्या खाया खाने में? खाने में दाल चावल रोटी सब्जी। ठीक है, दाल भी और रोटी भी और सब्जी भी जी और चावल भी। जी। कभी भी रोटी और चावल इकट्ठे नहीं खाने होते। अच्छा। लेकिन किसी ने नहीं बताया आज तक हमें। हाँ जी। गेहूं और चावल दोनों का डाइजेशन का टाइम डिफरेंट है, दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफरेंट है, जी। दोनों को डाइजेस्ट करने में बॉडी पे लोड पड़ता है। जी। एक टाइम पर एक अनाज खाना होता है, या गेहूं या चावल। अच्छा, आपने गेहूं चावल खाए, मुझे गेहूं चावल के पौष्टिक तत्व बताओ, उसमें फाइबर कितना होता है? कितना होता है तो नहीं पता। आप बताओ मैडम। परसेंटेज तो नहीं पता पर फाइबर होता है। आप बताओ आमिर जी। नहीं सर, फाइबर का तो अमीर जी। परसेंटेज नहीं पता। हाँ, फाइबर का तो ऐसा गेहूं में 1% फाइबर होता है, जी। चावल में 0.2% फाइबर होता है, और मिलेट्स में 9 से 12% फाइबर होता है। मैं इसी प्रश्न पे आने वाली थी आचार्य जी। आज के समय में जो है मिलेट्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, जिसको मोटा अनाज कहा जाता है। तो मोटा अनाज जो लोग हम नहीं जानते हैं, जो आज की पीढ़ी है गेहूं चावल ही खा रहे हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा सा बताएं कि मोटा अनाज या मिलेट क्यों ज़रूरी है खाना? देखो, मिलेट्स जो है जिसको मोटा अनाज बोलते हैं, ये हमारे असली अनाज है। 1935 से पहले यही खाते थे हम। जी। अच्छा। अंग्रेजों ने चाल के तहत भारत में गेहूं इंट्रोड्यूस किया। गेहूं खाते थे हम, लेकिन पूरा साल नहीं। आप अपनी मम्मी या दादी या नानी से पूछना, आप तीनों लोग, जी जी। कि पहले पूरा साल गेहूं खाता था कोई क्या? अच्छा। कभी मक्की खाते थे, कभी बाजरा खाते थे, हाँ, कभी हाँ, रागी खाते थे, कभी गेहूं खाते थे, और कभी भी नव अन्न नहीं खाते थे। मतलब जब गेहूं आता था तब नहीं खाते थे, पहले उसको ड्रमों में भर के रख देते थे, उसको पुराना करते थे। फिर जितने दिन का आपको 7 दिन का चाहिए, तो 7 दिन के अंदाजे से निकालते थे, उसको 2 घंटे पहले भिगो के रखते थे, फिर उसको सुखाते थे, फिर 1 हफ्ते का पिसवाते थे। मैं खुद साइकिल पे 1 हफ्ते का आटा पिसवा के लाया हूँ। वो आगे साइकिल के आगे होता ना, जहाँ पे वो उसके ऊपर फंसा के बोरी रख के 1 हफ्ते का आटा पिसवाते थे, क्योंकि उसमें अगर 1 हफ्ते ज्यादा पिसवाते थे तो कीड़े पड़ जाते थे। आजकल जो मार्केट से आप आटा लाते हो, वो 2-2 महीने 4-4 महीने खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें केमिकल डाला होता है, प्रिजर्वेटिव डाला होता है, तो वो भी आपके पेट में जा रहा है, कैंसर कारक है। दूसरा, फिर आप गेहूं को धो नहीं रहे और ना उसको भिगो के रख रहे हो, क्योंकि वो तो सीधा ताजा अन्न पीस रहा है। जबकि आयुर्वेद में नव अन्न,
नव अन्न को गहने से खाने से मना किया गया। जी। नव अन्न एलर्जी करता है, नव अन्न ग्लूटेन एलर्जी करता है, नव अन्न ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। एक और चीज बताता हूं मैं, जैसे आप गेहूं खाते हो या चावल खाते हो, 2 घंटे के अंदर सारा ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। तो अगर एकदम ग्लूकोज ब्लड में आएगा तो उसको न्यूट्रल करने के चक्कर में आपके पेनक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम स्पाइक आया तो एकदम कंट्रोल करने के लिए उसको इंसुलिन ज्यादा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मिलेट्स खाते हो तो 8 घंटे में धीरे धीरे पूरा दिन 8 घंटे तक लगातार वो ग्लूकोज छोड़ता है ब्लड में, उसको स्मार्ट अनाज बोलते हैं। तो इसीलिए जो मिलेट्स खा रहे हैं उनको डायबिटीज भी नहीं हो रही। अच्छा, मिलेट्स को अंग्रेजों ने बड़ी चाल से पक्षियों का भोजन घोषित कर दिया, अच्छा। जबकि वो हमारा भोजन था। जी। मिलेट्स में क्या है, कंगनी है, हरी कंगनी है, कोदरा, जो गुरु नानक देव जी की गुरु ग्रंथ साहब है उनकी कुछ साखियां हैं। तो एक साखी है, उसमें गुरु ग्रंथ साहब जी ने बहन भागो के घर रोटी खाई है, तो उसके यहाँ पे उन्होंने कहकर कोदरे की रोटी मांगी है, बकायदा कोदरा नाम लिखा हुआ है। जी। पूरे गुरु ग्रंथ साहब में कहीं गेहूं नहीं लिखा हुआ, अच्छा। कोदरा लिखा हुआ है, कोदरा अन्न। तो कोदरा कोडो मिलेट है, लेकिन हमें तो किसी सरदार को नहीं पता था पहले। अब ये 5-7 साल से डॉक्टर खादरवली हैं भारत में जिन्होंने उसको प्रचारित किया। डॉक्टर खादरवली हैं, एक डॉक्टर अमर सिंह आजाद हैं, पटियाला में उनकी डेथ हो गई अभी। इन दोनों ने उसको प्रचारित करने में, और केवीएम है, खेती विरासत मिशन, उसमें उमेंद्र दत्त जी हैं, इन लोगों ने मिलकर ना मिलेट की क्रांति लाया भारत में। 20 साल हो गए इन लोगों को लगे हुए। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इनकी मेहनत देख के। इन्होंने धूप में धक्के खाए हैं, इन्होंने जगह जगह किसानों के सम्मेलन किए हैं। अच्छा, एक और चीज सुनो, अभी पंजाब के किसानों का ये आंदोलन चल रहा है। जी। बेवकूफ है, क्यों उगा रहे हो गेहूं चावल, मिलेट्स उगाओ ना। 1 किलो चावल उगाने में लगभग 3000 लीटर पानी लगता है। 1 किलो गेहूं उगाने में 600 लीटर पानी लगता है कम से कम, और 1 किलो मिलेट्स उगाने में 100 लीटर या 200 लीटर लगता है बस। और गेहूं 600 लीटर, चावल 2500 लीटर, और 1 किलो मांस उगाने में लगभग 5000 लीटर पानी वेस्ट होता है। क्यों खा रहे हैं मांस? जी। मतलब हम लोग हैरान हैं कि ढंग की चीज छोड़ के, मतलब 500 के नोट पड़े हैं, 100 के नोट पड़े हैं, 50 के पड़े हैं, 1 रुपए का नोट भी पड़ा है, लेकिन बेवकूफ ऐसे हैं 500 का नोट पड़ा हुआ है लेकिन उसकी जगह 1 रुपए का नोट उठा रहे हैं। मतलब मैं हर नॉनवेज खाने वाले को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नॉनवेज जहर है, मत खाओ। किसी जानवर की वेदना, किसी जानवर का रुदन, किसी जानवर का क्राई, किसी जानवर की फीलिंग्स नेगेटिव क्यों ले रहे हो? जी, नहीं खाना चाहिए। हार्मोन्स होते हैं बॉडी में। आचार्य जी, इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि आज का जो टाइम है, हम लोग अपने न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर्स हमें एडवाइस कर रहे हैं कि आप सप्लीमेंट्स लीजिए। तो सप्लीमेंट्स किस हद तक हमारी बॉडी के लिए ठीक है? क्या सप्लीमेंट लेना सही है या नहीं? ठीक है, मुझे बताओ, हाथी को विटामिन ए कहाँ से मिलता है? B12 कहाँ से मिलता है? कैल्शियम कहाँ से मिलता है? आयरन कहाँ से मिलता है? फॉलिक एसिड कहाँ से मिलता है? बताओ भाई, 5 सवाल किए मैंने आपसे। हाथी को कहाँ से मिलता है? हाथी की हड्डियाँ सबसे मजबूत है। हाथी सबसे सॉलिड जानवर है पूरी दुनिया में इस टाइम। हाथी से बड़ा जानवर तो कोई नहीं है। तो हाथी को कहाँ से मिलता है मैडम? फूड सप्लीमेंट कहाँ से मिलता है? वो तो सिर्फ ये घास वगैरह इत्यादि यही सब पत्ते खाता है। पत्ते ठीक खाते है, हैं। अच्छा चलो हाथी छोड़ देते हैं, हाथी अपवाद हो सकता है। गैंडे को कहाँ से मिलता है? वो भी यही वो सारी भी चीजें पानी में ही खाते रहता है, ये सब चीज जंगल में रहता है। वो भी अच्छा, ये सब घोड़े को खाएगा। कहाँ से मिलता है? वो तो घास घास फूस खाते हैं, खाता है। सबसे ज्यादा यही जाना जाता है। घोड़ा क्या खाता है? चना घास खाता खाएगा। है, चना खाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन। अच्छा सुनो सुनो सुनो, घास खाता है, ठीक है। चना ना उसने सिर्फ आपके घर में शादी होती है ना, शादी फोटो खिंचाने के लिए खाया है। अच्छा। जंगल में चना नहीं पड़ा, घास ही खाता है। वो जो घोड़े युद्ध में जाते थे, जी, शादी का तो रिवाज बाद में आया ना, पहले तो राजा चलते थे, बिल्कुल जी। तो उनको चने खिलाए जाते थे ताकत के क्योंकि लिए। उनसे ज्यादा काम लेना होता था। अदरवाइज जंगल में चना नहीं मिलता उसको। ऐसे ही बैल भी घास खाता है। जी। तो जब घास से सारा न्यूट्रिशन मिल सकता है तो आप सप्लीमेंट क्यों खाना चाहते हो? जी, आप जब प्रेग्नेंट होते हो फीमेल, डॉक्टर बोलता है फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन की गोलियां खाना। सबसे ज्यादा खिलाई जाती हैं। क्यों खाना? फिर बाद में बच्चा ऑपरेशन से करना क्यों करना? बच्चा नेचुरल पैदा होना चाहिए, कोई फूड सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है हमें। अगर कोई जो भी मेरा ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर आप सुबह उठ के उकड़ू बैठ के, जी। मतलब उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट साइड में बैठ के, मलासन 10 में हाँ मलासन में बैठ के 10 कड़ी पत्ते, एक कड़ी पत्ता 1 मिनट में चबाना शुरू कर दो, आपका हीमोग्लोबिन और कैल्शियम लेवल ठीक हो जाएगा। चेक कर लेना। अच्छा। कड़ी पत्ते में इतनी पावर है।
अच्छा, अगर किसी को लगता है कि मुझे कैंसर हो सकता है तो वही उकड़ू स्टाइल में बैठ के सुबह इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी का चबाना शुरू कर दो। अच्छा। कभी कैंसर नहीं होगा आपको। जो रॉ हल्दी होती रॉ है, हल्दी, कच्ची हल्दी। अगर किसी को लगता है मुझे हार्ट अटैक पड़ सकता है, मेरे को कहीं भी मैं गिर सकता हूँ, मेरा हार्ट फेल हो सकता है, तो उकड़ू बैठ के सुबह उठ के अदरक चबाना शुरू कर दे। अगर किसी को लगता है मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना कैंसर, ना हार्ट प्रॉब्लम, ना किडनी फेल, ना लीवर फेल, तो 2 लहसुन की कली, 1 अदरक का टुकड़ा, 1 हल्दी का टुकड़ा और 10 कड़ी पत्ते, चारों उठ के सुबह चबा ले भाई। लेकिन हफ्ते में 5 दिन, रोज नहीं। रामबाण इलाज। मैं कहता हूँ कोई बीमारी कभी आएगी नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा ना आज की डेट में जो बात, अभी जैसा आपने 4-5 बीमारी का नाम लिया, हार्ट अटैक की मैं भी पर्टिकुलर एक बात कर लेता हूँ। यूथ के अंदर सबसे ज्यादा हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। हम देख कुछ वीडियोस भी आपने देखे होंगे, कुछ सेलिब्रिटीज भी ऐसे हैं जिनको लगातार हार्ट अटैक का जो शिकार हो रहे हैं। जिम करते करते लोग हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो कारण क्या है आखिर से, ऐसा क्यों हो रहा है आज की डेट में, यूथ क्यों इसका शिकार हो पा रहा है? आपने एक चीज नोटिस करी, थोड़ी देर पहले डांडिया करते करते भी हार्ट अटैक आया था। जी जी बिल्कुल। 10 लोगों को पड़ा था गुजरात में डांडिया करते करते। क्यों पड़ा था? नवरात्रि के समय। एक्चुअल में आया है, हमारी बॉडी एक टाइम पे एक काम करने के लिए बनी है। अच्छा। पहले क्या होता था, डांडिया का प्लेस अलग होता था, खाने का प्लेस अलग होता था। अभी क्या, वहीं पे खाना है, वहीं पे डांडिया है। आया, 2 मलाई कोफ्ते के टुकड़े खाए, 1 मंचूरियन खाया, जरा सा सैंडविच खाया और वापस कल डंडे लेके लग गया। फिर बीच में आया, पसीना आ रहा है, उधर से फिर खा रहा है। अब बॉडी कहती है मैं खाना हजम करूं कि तेरे हार्ट की वजह से तेरे ब्लड की पंपिंग करूं, तो डंडे भी लाने हैं, तूने खुद भी हिलना है, फिर तूने 4 लड़कियों को भी देखना है, तो हार्ट अटैक ही पड़ेगा ना। बॉडी एक टाइम पे एक काम करती है भाई, लेकिन वो डंडे भी ला रहा है और बीच में खा भी रहा है। एक टाइम पे एक काम करो। अभी लोग क्या करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, मैगजीन लेके चले जाएंगे, फोन लेके चले जाएंगे। उनको फोन की चिंता है, लाइक्स कितने आए, कमेंट्स कितने आए, या ये मेरी वीडियो कितनी वायरल हुई, कितनी रील बनी मेरी, या कितना कुछ फैली। नीचे से कचरा पूरा निकला कि नहीं निकला उनको याद नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर होती है, अच्छा हो आ गई, धो के आ जाते चलो बाहर, तो भाई वो पूरी सफाई नहीं हुई जी। बॉडी ने कचरा रख लिया। अब बॉडी कचरा रखे तो बीमारी देगी ना। तो फिर कहते हैं मेरे बवासीर होगी, मेरे फिशर हो गया, मेरे फिस्टुला हो गया। तो भाई हम पेट भी ढंग से साफ नहीं कर पा रहे और हम क्या उम्मीद लगा रहे हैं जी। एक मेरे को चुटकुला याद आ रहा है, वैसे चुटकुला है ये, रियलिटी नहीं है। मुझे किसी ने पूछा कि इंडिया में टॉयलेट में पानी यूज होता है वॉश करने के लिए, फॉरेन में कहीं नहीं यूज होता, कागज यूज होता है। तो किसी ने आगे से चुटकुले में क्या बोला, भारत में लोग मिर्ची मसाले बहुत खाते हैं, कागज में आग लग जाएगी इसलिए नहीं जबकि ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये जस्ट एक चुटकुला था जो अभी थोड़ी देर पहले हमने फीवर की बात की थी, आपको बताने वाले थे पर वो सवाल रह गया था कि फीवर को ठीक करने के पेन किलर ना खाए या फीवर की दवाई ना खाए, पर क्या करें वो आप बताना चाहूँगा। जी, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, आप तीनों ने कभी किसी ने कोई जानवर पाला आज तक? कोई कुत्ता पाला है? कोई बिल्ली पाली है? ऐसे डॉग्स को पसंद करती है, तो मेरे फैमिली के रिलेटिव्स वाले डॉग्स मतलब पसंद करते हो? आपने पाला कभी कोई नहीं, बिल्ली, कोई चिड़िया, कोई कबूतर, कोई तोता? आपने? हाँ, तोता वगैरह। अच्छा, जब भी कोई भी जानवर जो आपने पाला है वो कभी बीमार पड़ता है तो क्या करता है? सुस्त हो जाता है। क्या करता है फिर? लेट जाता है, शांत हो जाता है, कुछ हलचल नहीं करता। फिर क्या करता है? और क्या करता है? वॉमिट कर देते हैं मोस्टली, देखा जाता है। तो उससे खाना पहले क्या पीना करता है? छोड़ देता है खाना वो। पीना छोड़ खाना पीना छोड़ देता है। अच्छा, डॉग को तो नॉनवेज पसंद है, बिल्कुल जी, अगर उसने खाना पीना छोड़ दिया और आगे उसके आप बटर चिकन रख दो तो खाएगा क्या? नहीं खाए, तंदूरी चिकन, नहीं, करीम का, कुछ नहीं खाए। किसी हैदराबादी बिरयानी वाले का नहीं खाएगा, मतलब स्वाद भी नहीं खाएगा। जी, क्या करेगा? नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। लेकिन इंसान बीमार हो तो ये भी खा लेते पीली हैं, दाल वो दे भी दो, खा लेते हैं। खिचड़ी दे दो, दलिया दे दो। अच्छा, कई बार बंदा कहता है मेरा ना मुंह कड़वा है, मैं नहीं खाऊंगा। मम्मी आती है, जरा सा खा ले, नहीं नहीं मेरा ना मूड खराब है, नहीं खाऊंगा, कसम लगे खा ले। ये हमारे देश में खिलाते हैं उल्टा। जानवर, अच्छा वो जो जानवर आप कह रहे हो जो नहीं खाता, वो कौन से स्कूल में जाता है? कहीं तो किसी कोई स्कूल में यूनिवर्सिटी का मेंबर है वो? नहीं। कोई ट्यूशन व्यूशन लगा रखी है उसकी आपने? उसकी मम्मी ने ट्रेनिंग दी उसको? उसके पापा ने? किसी ने भी ट्रेनिंग दी उसको? फिर वो कैसे छोड़ देता है खाना? उसकी समझदारी है वो। समझदारी। और हमारी ना समझदारी है वो। हाँ। तो जानवर जब बीमार पड़ते हैं खाना छोड़ देते हैं। तो जब भी पहली बात, कभी भी कोई वायरल इन्फेक्शन आए, वायरल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आए, कभी कोई कील लग जाए, कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले, कोई जहरीला पौधा टच हो जाए, कुछ आप जहर निकल लो, कुछ भी हो जाए ऐसा, तो सबसे पहले 3 दिन के लिए खाना छोड़ दो। अच्छा। चिकनगुनिया हो जाए, डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, या जुकाम खांसी बुखार का पहला लक्षण ही आ जाए, उसी टाइम खाना छोड़ दो। मतलब खाना उस टाइम ना मतलब खाना नहीं खा रहा। ठीक है ना? खाने का नाम ही है खाना। पता नहीं समझ लोगों ने उसको खाना कैसे बना लिया। एक्चुअल में खाने का नाम भोजन है। जी।
भोजन खाना चाहिए, जो हम कर नहीं रहे। भोजन खाना चाहिए, लेकिन हमने खाना खा लिया सही तो बात है। हमें क्या करना है, उस टाइम खाना छोड़ देना है जी और फ्रूट्स खाने हैं, सैलड खानी है, नारियल पानी पीना है। जिनमें प्राण ऊर्जा ज्यादा है बेसिकली। मौसमी एंड फूल, मौसमी फल। हर नेचुरल चीज में प्राण ऊर्जा है। जी, जो ठीक बिना है, पकाए। हाँ, बिना पकाए कच्चा मौसमी का जूस, संतरे का जूस, किन्नू का जूस पीना है। और करना क्या है, इमीडिएटली 3 घंटे में 100 में से 90 लोगों को ठीक हो जाएंगे। अच्छा। एक बड़ी बाल्टी लेनी है, 40 से 42 डिग्री पानी गर्म करना है अच्छा और घुटने तक उसमें पाँव डुबो लेने हैं अच्छा। आधे घंटे के लिए कम से कम। जी। और पानी के टेम्परेचर को ना मेंटेन रखना है। अगर पानी ठंडा होने लगे तो ठंडा निकालते जाना है, गर्म भरते रहना है, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करना है। जी। अगर घर में बाथटब है तो इतनी बॉडी तक उसमें पानी भर के बैठ जाओ, नहीं तो बाल्टी में इतने पाउंड डुबो लो। और गरम गरम पानी ही घुट घुट करके सब सिप सिप करके पियो। या गिलोय ले लो, गिलोय की डंडी, उसको उबाल के उसका काढ़ा बना लो, दालचीनी डाल के, और उसका काढ़ा पियो साथ साथ। आप हैरान हो जाओगे, 100 में से 90 लोगों का बुखार एक ही बार में उतर जाएगा। ये साइंटिफिक है, प्रूवन मेथड है ये। इसको लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं। अच्छा। और वो डाइट बताइए, इसको फ्लू डाइट बोलते हैं, 3 स्टेप फ्लू डाइट। अब क्या करना है, अगर 90% हो गया, आप ठीक हो गए, खाना नहीं खाना 2-3 दिन अब, क्योंकि बॉडी अब उस वायरस से लड़ रही है, उस बैक्टीरिया से लड़ रही है। उसके बाद क्या करना है, अगर बुखार नहीं चढ़ता, दोबारा चढ़ता है तो दोबारा फिर कर लेना शाम को या अगले दिन सुबह, लेकिन खाना नहीं खाना, रोटी चावल नहीं खाना, दूध नहीं पीना। अच्छा जी, वीकनेस नहीं आएगी बॉडी में? मैडम वीकनेस है। जी। अच्छा, आप अब बॉडी में अगर वीकनेस है तो लीवर भी वीक है, जी आमाशय भी वीक है, जी छोटी आंत भी वीक है, जी, तो खाना कैसे हजम करेंगी वो? बिल्कुल। इसीलिए फ्रूट मैं वीकनेस के लिए। फ्रूट्स खाने हैं। अच्छा, हाथी क्या खाता है? यही रोटी सारा चावल तो नहीं चीज़ें। खाता, उसमें वीकनेस है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर और बताओ मुझे, हिरन क्या खाता है? यही सारी आपको चीज़ें। पता है हिरन और चीते की रफ्तार में, हिरन की रफ्तार 20 किलोमीटर फालतू है चीते से, मालूम है आपको ये बात? हिरन की चीते से की भी? रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, हाँ है। हिरन की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर भी चीता शेर हिरन को क्यों पकड़ लेता है? डर की वजह से। क्योंकि वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है। जी, तो उसकी उसकी स्पीड जो रफ्तार है उसकी वो स्पीड कम हो जाती है डर की वजह से और पीछे मुड़ के देखने की वजह से। जी, जी, जी। आप भागते भागते पीछे मुड़ के देखोगे, बिल्कुल। speed मतलब एक चोर भाग रहा है और पुलिस वाला पीछे है और वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना। तो हिरन की रफ्तार ज्यादा होने के बावजूद भी शेर उसको पकड़ लेता है, जी इसलिए क्योंकि वो डर रहा है। तो स्पीड जो है ना, अब मुझे बताओ, हिरन की इतनी स्पीड है, शेर की स्पीड उससे कम है। हिरन वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन की स्पीड इतनी तेज कैसे हो सकती है? तो हमें उस टाइम पे नेचुरल खाना तो खा रहे हैं ना, जी, जी, जी। नारियल पानी पी रहे हैं, जी जूस पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं। आपको ज्यादा भूख लग रही है, आप स्प्राउट्स ले लो, जी हाँ। अंकुरित चाट ले लो, जी आप चने उबाल के ले लो, मूंगफली बॉईल करके ले लो, मूंगफली का दूध पी लो, जी। नारियल का दूध पी लो, बादाम का दूध पी लो, काजू का दूध पी लो, जी। लेकिन गाय भैंस का दूध मत पियो। ठीक। अच्छा चलो, मैं आपसे सवाल करता हूँ, गाय हमारी माता है। अकल बड़ी के, भैंस। गई भैंस, पानी में। काला अक्षर, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, उसकी भैंस हाँ। भैंस के आगे बीन बजाना। ये सारी कहावतें भैंस पे क्यों हैं? गाय पे एक ही है हमारी माँ, जी तो फिर भैंस पे इतनी सारी कहावतें इसलिए कि हमारे पूर्वज ये कहना चाहते थे कि गलती से भी भैंस का दूध मत पीना। भैंस का दूध पीने लायक लेकिन सबसे ज्यादा चलन में आज के डेट में हम यही देखते हैं। कितने देश है दुनिया में? तो 200 देश मान लेते हैं। पूरी दुनिया में 200 देशों में भैंस का दूध कौन पीता है? अमेरिका पीता है, भारत में सबसे ज्यादा अमेरिका पीता पीता है, नहीं। जापान पीता है, कोरिया पीता है, चाइना पीता है, रशिया पीता है। नहीं, अगर भैंस का दूध गाढ़ा है, सफेद है, पौष्टिक है, तो वो क्यों नहीं पीते? क्योंकि उनको पता है ये जहर है। अच्छा। और हम भारतीय बेवकूफ हैं, हमारे पूर्वजों ने कहावतों के माध्यम से सिखाया भी, लेकिन हमें समझ नहीं आया। तो यहाँ तो पाली जाती है इसी वजह से कि तो बेवकूफ है ना। भैंस का अच्छा, हमें ताज़ा वियतनाम दूध मिलेगा। है, वियतनाम सुना है नाम? जी। थाईलैंड सुना है? एक भी भैंस नहीं है वहाँ पे, भैंस का दूध कोई नहीं पीता। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, जापान में, जर्मनी में कोई नहीं पीता। भारत को क्या विपता पड़ी है? भारत पीता है, श्रीलंका पीता है, पाकिस्तान पीता है, बांग्लादेश पीता है, बाकी कोई नहीं पीता। नेपाल में भी नहीं पीता कोई। कहीं भैंस का फैट भी नहीं। बढ़ता है उससे। फैट क्या, दिमाग ही मोटा होता है। अच्छा, मैं आपको 2-3 फैक्ट बताऊं इंटरेस्टिंग। जी आप 10 गाय ले लो जी और एक बच्चा ले लो, 100 गाय ले लो, एक बच्चा ले लो, बच्चा अपनी माँ पहचान लेगा। जी बिल्कुल। आप 10 भैंस ले लो, एक बच्चा ले लो, अपनी माँ नहीं पहचान पाएगा। अच्छा। आप 100 बछड़े ले लो गाय के और एक गाय छोड़ दो, अपने बच्चे को पहचान लेगी। जी। आप 10 बछड़े ले लो और भैंस छोड़ दो, अपने बच्चे को नहीं पहचान पाएगी।
भैंस बेबुद्धि होती है, उसको अपने बच्चा नहीं पहचान पाती वो, तो उसको हम दूध पी रहे हैं उसका हम। अच्छा फिर और सुन लेते हैं, वियतनाम में थोड़े दिन पहले गया था मैं, लास्ट ईयर जून में मैं वियतनाम गया था। तो वहाँ भैंसें घूम रही थी, गांव में गए थे हम एक, तो मैंने पूछा तुम क्या करते हो इन भैंसों का? कहते हम इनको माल ढोने में काम लेते हैं, मतलब जैसे हमारे देश में गधों में काम लेते हैं ना, भैंसों पे लेते हैं, भैंसों से काम लेते हैं। मैंने पूछा तुम दूध क्यों नहीं पीते? कहते तुम हो ना भारतीय पीने के लिए बेवकूफ। उसे बेवकूफ बोला लिटरली, हमारे को बोलता है तुम बेवकूफ हो ना भारतीय पीने के लिए। तो वियतनाम वाले ने बोला। अच्छा चलो एक और बात करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे कम हड्डियों की बीमारी कहाँ पे है? पूरे वर्ल्ड में हड्डियों की सबसे कम बीमारी कहाँ है? वियतनाम एंड थाईलैंड। यहाँ पे नहीं है बीमारी हड्डियों में। हाँ, और वहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे कम दूध पिया जाता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हड्डियों की बीमारी कहाँ है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान, डेनमार्क एंड नॉर्वे। और सबसे ज्यादा दूध यहाँ पिया जाता है। बिल्कुल, हड्डी मजबूत करने के कहते लिए। हैं कि कैल्शियम मिलता है, तो कैल्शियम पागल बनाते हैं हमारा ये अंग्रेज है ना, जो अंग्रेजी पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी प्रणाली, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, ये सब हमारे को उल्लू बनाने के लिए, बेड़ा गर्क करने दवाइयाँ के भी, लिए। ये भी कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि यार दूध से दवाइयाँ लेना, दूध से भी तो दवाइयाँ बताई जाती हैं, तो फिर उसका क्या साइड इफेक्ट होगा? देखो एक्चुअल में दूध से दवाई का कोई लॉजिक नहीं है, बेसिकली फैट से लेने का है। ज़्यादा दिक्कत है, आप नारियल का दूध बना लो, बादाम का दूध बना लो, मूंगफली का दूध बना लो, और दूध लेने के लिए 2 चम्मच ले लो ना, लेकिन देसी गाय का होना चाहिए, वो भारतीय गाय का। अमेरिकन गाय, जर्सी गाय का नहीं होना चाहिए। ये गाय भी कंफ्यूजिंग है, अमेरिकन गाय, जर्सी गाय, HF गाय, ये सुअर की संकर नस्ल से तैयार हुई है। अब सुअर का दूध पियोगे क्या? सुअर से ब्रीडिंग करके बनाया गया इनको। अंग्रेजों ने हमारा बेड़ा गर्क किया है जी। मैं तो कहता हूँ सारे अंग्रेजों को ना पकड़ पकड़ के गोली AK-47 लेके ना सबको भून देना चाहिए। जितना पूरी दुनिया में किसी ने नुकसान किया ना हमारे भारत की संस्कृति का, तो सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने किया है। अभी आपने स्पीड पे बात करी थी, कहावत आप बता रहे थे चीते की और हिरण की, स्पीड पे ही हम बात करेंगे। जब आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है ना, हमारे पास वक्त नहीं किसी भी चीज़ के लिए, हम जब खाना खाते हैं तो जल्दी खाना खाया 5 से 10 मिनट और उठ जाते हैं। तो हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए खाना हमें कैसे खाना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे। मैं एक खाना बता सकता हूँ, वो आपकी शुगर रिवर्स कर सकता है, अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर की गोली छुड़वा सकता है, आपका थायराइड ठीक कर सकता है। एक ऐसा खाना जो आपको कभी चश्मा नहीं लगने देगा जी, आपको कभी बीमार नहीं होने देगा, कभी बच्चा ऑपरेशन से नहीं होगा जी, कभी आपको डायबिटीज, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। तो जल्दी बता दूं, बताइए आचार्य जी, वेट कर रहे हैं ये बहुत बड़ा राज होने वाला है। सुबह एक तो रात को सोते टाइम सिर जो है पूरब में या दक्षिण में रख के सोना चाहिए। अच्छा, जो सोते टाइम सिर है ये पूरब यानी कि ईस्ट में रखो, जी। या पूरब की तरफ मुख करो, जो राइट साइड है दक्षिण होता है। जैसे पूरब इधर है मान लो, तो ये राइट साइड दक्षिण है, हाँ। ठीक है। तो पूरब में दक्षिण में सिर करके सोना है। जब भी लेटना है हमेशा बाईं करवट लेटना जी। है, लेफ्ट साइड, ठीक है। जब भी सुबह उठना है तो दाईं करवट उठना है, लेकिन सुबह उठते ही उठना नहीं है। उठ के जैसे आपकी आंख खुल गई ना, तो पहले बॉडी को हिलाना है, लेटे 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 लेटे। जी। आपने कभी नोटिस करा है, मैं एक लाइन जोड़ दूं, मुझे भूल जाऊंगा, लोगों को, बुजुर्गों को रात को कई बार हार्ट अटैक आ जाता है। बिल्कुल, कई बार लोग सुबह सुबह गिरे पड़े मिलते हैं, कोलैप्स हो जाती है। वजह की जब वो रात को सोए होते हैं ना, तो पेट में आया होता है ब्लड सारा। हमारी बॉडी में 5 लीटर खून है। जी। अच्छा, जब भी हम खाना खाते हैं, कोई भी पार्टी पे जाते हैं, बाहर का खाते हैं, लेट खाते हैं, तो 2.5-3 लीटर खून चाहिए हजम होने के लिए। तो वो लंग्स में भी कम हो गया, घुटनों में भी कम हो गया, एडी में भी कम हो गया, फ्लो कम हो गया, क्योंकि ज़्यादा खाना डाइजेशन में चला गया। इसीलिए खाना खाने के बाद ड्राइवर को गाड़ी चलाने से हम रोकते हैं। हम कई बार गाड़ी पे जाते हैं लंबे सफर पे, तो ड्राइवर को बोलते हैं हल्का खाना खाइए भाई, वरना तेरे को नींद आएगी। बिल्कुल, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन को भी ब्लड ब्रेन से भी नीचे आ जाता है, तो नींद आती है इससे हमें। इसीलिए जब आप भटूरे छोले खा लेते हो, लस्सी पी लेते हो, परोठे खा लेते हो, तो सुस्ती चढ़ती है। बिल्कुल हकीकत है ये। आपके ऑफिस में भी जितने लोग परोठे खा के आते हैं ना, वो देखना ऐसे काम कर रहे सुस्त सुस्ते, और जो फ्रूट्स खा के फटाफट लगे जी, होंगे, जी, जी, एक्टिव होंगे वो, क्योंकि उन्होंने, उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है। जी, मतलब जो भी हैवी खाना खाएगा ना, तो ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर देता जितने है। भी ट्रक ड्राइवर हैं, इनके जब ट्रकों के एक्सीडेंट देखोगे आप, नोटिस करना, ट्रक ड्राइवरों के एक्सीडेंट से आधा पौना घंटा पहले उन्होंने हैवी खाना खाया होगा। ढाबे पे। ये रिसर्च हुई थी थोड़े दिन पहले, मैं कहीं पढ़ रहा था जी, जी। कि उन्होंने चेक करा कि जब हैवी खाना खाते हैं ना, तो ये ट्रक ही ठोक डालते हैं, क्योंकि नींद आती झपकी आ जाती है ना ऐसे ऐसे। आप देखा कई बार लोग गाड़ी चलाते तब यूं कर रहे होते हैं, जी, जी, जी जी, जी तो वापस खाने पे जाते हैं। तो सुबह उठ के आपने, रात को आपने पूरा या दक्षिण में सिर किया, बाईं करवट लेके सोए, सुबह उठ के पहले बॉडी को हिलाना है, किसी भी बुजुर्ग को, जवान को, ताकि बॉडी में ब्लड घूम जाए। फिर आराम से दाईं करवट लेके उठ के बैठ जाना है।
फिर चेक करना है कौन सी सांस चल रही है। जी। एक चल रही होगी लेफ्ट या राइट, हमेशा एक चलती है। जब सुबह तो जो चल रही है वो वाला पाँव जमीन पे रखना है। अच्छा। एक को बंद करो, नीचे हवा करो, दूसरे को बंद करो, नीचे हवा फेंको, पता लग जाएगा जी, जो जी। जब हवा आ रही है, जिधर ज्यादा आ रही है वो चल रही जी। है, तो वो वाला पाँव जमीन पे रखना है। उसका यूरिन मैंने बोला नीचे बैठ के करना है, जी। उकड़ू स्टाइल में, ठीक है। उसके बाद नाश्ते में जितना आपका वजन है, वजन गुणा 10 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं पहले। जैसे आपका वजन कितना है? अराउंड 54 55 60 85 85। अरे बाप रे, लगता तो नहीं तुम। बोन्स वेट। हाँ, बोन्स वेट है ना, हड्डियों का वेट। तो 85 मतलब 850 ग्राम, 54 मतलब 540 ग्राम, जी 600 ग्राम। आपने पहले फ्रूट्स खाने हैं 3 से 4 तरह के, सीजन के, अच्छा पूरा भर के आराम से खा लो पहले। उसके ऊपर से जो दिल करे वो खा लो। रोटी खानी है, चावल खाने हैं, चिवड़ा खाना है, दलिया खाना है, स्प्राउट्स, इडली, ढोकला, कॉर्नफ्लेक्स, जो भी खाना है खा लो, जी लेकिन पहले फ्रूट खा के। फ्रूट मतलब प्लेट 1। जी। फिर जो भी खाना है उसको प्लेट 2 बोलोगे, मतलब आप 2 प्लेटें बना लो, प्लेट 1 प्लेट 2, लेकिन इकट्ठी मत रखना। हाँ। फिर वो कंट्रोल नहीं होता। एक साथ फिर क्या दोनों बनना पड़ता है, एक ग्राही इधर से एक खीरा, एक ग्राही इधर से एक सेब का टुकड़ा, जी, ऐसे जी, नहीं करना। जी, जी। पहले ये फिनिश करेंगे फिर ये खाएंगे, और दोनों में गैप नहीं होगा। अच्छा। अभी खत्म, अभी ये शुरू। जी लोग गैप कर देते हैं कहीं 15 मिनट का, आधे घंटे का, नहीं। तो प्लेट 1 प्लेट 2 ऐसे खा लिया, नाश्ता हो गया। तो वजन गुणा 10 ग्राम का फॉर्मूला लगेगा सुबह। जी। अब दोपहर को और शाम को लगेगा फॉर्मूला वजन गुणा 5 ग्राम का। जैसे आपका वजन है 60 किलो तो 300 ग्राम, आपको 250 ग्राम, आपको 400 ग्राम। पहले सैलड खानी है, जो भी खीरा, टमाटर, मूली, प्याज, ककड़ी, जो भी खाना है वो खाओ। सफ़ेद नमक नहीं डालना। अच्छा। सफ़ेद नमक कहीं नहीं डालना, ना दही पे, जी। ना रायते पे, ना सलाद पे, ना फ्रूट पे, ना लोगों के जख्मों पे, कहीं नहीं डालना। कई लोग छेड़ते हैं ना जख्म में नमक डाल के, जी। तो सफ़ेद नमक नहीं डालना। हाँ, सेंधा नमक डाल सकते हो, काला नमक डाल सकते हो, salt भी आती है। पिंक सॉल्ट, वही सेंधा नमक सेंधा डाल सकते हो, या फिर आप भुना हुआ जीरा, जी, हल्की सी जी। ज्वाइन, सौंफ, कुछ भी डाल सकते हो। चटनी, चूरन बना लो, अमचूर 5 तरह का बना लो, ठीक है। उसके बाद सैलड खानी है अपने वजन गुणा 5 का फार्मूला, और ऊपर से जो भी रोटी, चावल, जो भी खाना है, एक चीज़, रोटी या चावल में से एक चीज़, एक चीज और जो खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं। शाम को आपने पहले वही वजन गुणा 5 का फॉर्मूला, ऊपर से जो खाना है वो खा लो। जी। ये आपका डाइट चार्ट हो गया। अब इस दौरान अगर आपको शुगर की गोली छोड़नी है या इंसुलिन छोड़ना है, जी। तो आप कुछ दिन के लिए शाम वाली प्लेट 2 उड़ा दो, अच्छा अच्छा। प्लेट 1 कर लो, प्लेट 2 उड़ा दो शाम वाली, थोड़े दिन के लिए। और सुबह वाली और दोपहर वाली में भी थोड़ा गैप बढ़ा दो, अच्छा मतलब पहले वाली हजम हो जाए तब तक दूसरे वाली मत खाओ। भारत भगवान ने ना गलती कर रखी है, यहाँ पे ना शीशा नहीं लगाया, दिखता रहता कि सुबह वाला कहाँ पहुंचा, अच्छा यहाँ है अभी, अच्छा ओके, अच्छा। अब तो बंदे को पता होता भी पहले वाला तो जमुआ नहीं, जी। अब कैसे खाऊं मैं। और ऐसे करते ही आपकी शुगर की गोली, इंसुलिन आपको विद इन 7 डेज, इसको बोलते हैं DIP डाइट। अच्छा ये डाइट निकली कहाँ से है? 1985 में एक चाइना स्टडी हुई है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टडी है फूड के ऊपर, जी। चाइना स्टडी, उसके अंदर से ही निकली है। तो आपने बिल क्लिंटन का नाम सुना है, जी, अमेरिका के बिल्कुल। राष्ट्रपति थे। बिल क्लिंटन जब खुद बीमार पड़े, चेल्सी की उनकी बिटिया है, उसकी शादी थी, जी। और उनके लंग्स कोलैप्स हो गए थे और उनको हार्ट में स्टंट डालने की नौबत आ गई थी। जी। बिल क्लिंटन ने इसी DIP डाइट से, फ्रूट और सैलड खा के, वीगन डाइट से अपने आप को, बेसिकली इसको वीगन डाइट बोलते हैं वो लोग, जी, 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 वीगन डाइट से उसने अपने आप को स्टंट भी नहीं डलने दिया, हाँ। लंग्स भी ठीक किए, अपनी शुगर भी रिवर्स करी, और 10 किलो वजन भी घटाया। अच्छा। और इसी डाइट से अभी कुछ टाइम पहले भारती है कॉमेडियन, जी, जी। उसने 16 किलो हमारे हॉस्पिटल में आके घटाया इसी डाइट से। हाँ, तभी वो इतना पतली दिख रही है। हाँ, जो भारती पतली हुई है वो हमारे यहाँ हुई है। अच्छा। ठीक है, वो क्रेडिट गोज टू अस, आवर हॉस्पिटल, आवर डॉक्टर्स, हमारी टीम 2300 लोगों की टीम है भाई। जी। और जब 2012 में मैं अकेला था, जब आपके चैनल पे आता था, बिल्कुल। उस टाइम हमारा कॉल सेंटर भी था। उसके बाद भारती की मम्मी, उनकी किडनी फेल हो गई थी, और उनको कोकिलाबेन हॉस्पिटल में जवाब मिल गया था कि ले जाओ, सेवा करो, जी। अब मुश्किल है, डायलिसिस करेंगे भी तो शायद ये नहीं बचेंगी। ये बात है 2022 की दिसंबर के लास्ट वीक की। मैं लंदन में था उस टाइम, मुझे भारती का फोन आया, थोड़ी परेशान थी, रो रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कहते डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि डायलिसिस से भी शायद इनकी जान अब नहीं बचे। और आप हैरान होंगे, आज फरवरी चल रहा है 2024, मार्च, जी 1 साल 2 महीने हो गए, भारती की मम्मी का एक भी डायलिसिस नहीं हुआ। अच्छा। 9 साल से इंसुलिन ले रही थी, पिछले 12-14 महीने से एक बूंद भी इंसुलिन नहीं ली, 11 गोलियां खाती थी, वो बंद हो चुकी हैं, और भारती की मम्मी अच्छी खासी घूम रही है इसी डाइट को फॉलो करके और आयुर्वेद के पंचकर्मा को फॉलो करके। जी फिर भारती को देख के, जो भारती के हस्बैंड है हर्ष,
जी। उनकी मम्मी को भी डायबिटीज थी, उनके भी इंसुलिन चल रही थी, उनकी भी इंसुलिन बंद है आज 1.25 साल से। फिर उनको देख के राजीव ठाकुर है कपिल के शो में, कॉमेडियन जो, उसके पापा मम्मी दोनों हमारे हॉस्पिटल में रहे आगे मेरठ वाले में, जो एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है, 1000 बेड का है वो, उसमें आके रहे वो। तो राजीव ठाकुर के पापा को किडनी प्रॉब्लम है, मम्मी को गठिया है जी। फिर कपिल शर्मा की मम्मी से भी बात हुई, उनके घुटने भी खराब हैं। हाँ जी। सोचो ऐसे कितने सेलिब्रिटीज हैं जो फिर हमारे यहाँ आके किसी का घुटना, किसी की कमर, सब ठीक हुए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एडवोकेट है, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, जी जी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनको PIL मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अच्छा। उनके फादर को दिल्ली के 3 बड़े हॉस्पिटलों ने बोला कि घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। जी। उनका फोन आया, क्या करें? मैंने कहा ले आओ जी, ट्रांसप्लांट कराना ही है तो पहले 10 दिन हमें दे दो, 15 दिन दे दो। उनके पापा ने 10 दिन लगाए, 7 महीने हो गए, वही घुटना, साइकिल भी चलाते हैं, खेतों में काम भी करते हैं, और कोई ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। तो एक बार किसी भी डॉक्टर की बातों में आके सारे दर्शक सुन लो, कोई ट्रांसप्लांट, कोई ऑपरेशन, कोई कीमोथेरेपी, कोई रेडियोथेरेपी, कोई डायलिसिस नहीं कराना। पहले आयुर्वेद में बात तो करो, इसी देश का है, उसके बाद नहीं आयुर्वेद करता जाओ एलोपैथी में। मैं एलोपैथी का विरोधी नहीं हूँ, हाँ जी, हाँ जी। बाकी एलोपैथी में कुछ है नहीं, कोई भी गोली बिना साइड इफेक्ट के नहीं है। कोई भी एलोपैथी में कोई चीज ही नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। बुखार की गोली साइड इफेक्ट, दर्दों की गोली साइड इफेक्ट, हर चीज का साइड इफेक्ट है। मतलब मैंने आपको चैलेंज दिया है, अच्छा इस चैलेंज 1 हफ्ते तक ओपन रखूंगा मैं। आप 7 दिन तक रिसर्च करके, और दर्शकों के लिए भी ओपन है, चलो कि आप 7 दिन तक मुझे एक गोली का नाम बताओ विद रिसर्च पेपर, विद प्रूफ कि ये बीमारी को ठीक करती है। एक भी गोली जो बताएगा, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, आपको भी और पॉडकास्ट के सारे दर्शकों को भी। तो मतलब कहीं ना कहीं एलोपैथी की जो दवाइयाँ हम यूज करते हैं वो नुकसान कर रही हैं। बिल्कुल साइड इफेक्ट है। एलोपैथी सिर्फ टेम्परेरी यूज के लिए अच्छा है, लगातार नहीं खानी। जबकि शुगर वाले को दवाइयाँ लोग खरीद रहे हैं, कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। बीपी की गोली खाओ, कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। थायराइड की गोली खाओ, कब तक खाओ? भगवान का नाम लेना भूल जाना, गोली खाना मत भूलना, क्योंकि खाली पेट खानी होती है। सुबह ही बताया जाता है। अच्छा, सबसे आप बीमार डॉक्टर हैं। अच्छा, भारत की एवरेज एज 66 है जी, लेकिन डॉक्टर की भारत में एवरेज एज 59 है। अच्छा, डॉक्टर ज्यादा मरते हैं उल्टा। मेरे पास डॉक्टरों के इंटरव्यू हैं, जिनको कैंसर हो गया हमने ठीक किया है, जिनको शुगर हो गया हमारे यहाँ ठीक हुई है, जिनको बीपी हो गया हमारे यहाँ ठीक हुए हैं। सैकड़ों डॉक्टर्स के इंटरव्यू हमारे यहाँ। तो आचार्य जी, मैं जैसे कि आपने बताया कि आप हमारे हॉस्पिटल आइए, बाकी के लोगों के लिए बताया, तो ये जो आपका हॉस्पिटल है हिम्स, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। हॉस्पिटल का नाम है हिम्स, HIIMS, जैसे एम्स है ऐसे हिम्स है। हिम्स की फुल फॉर्म है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, यानी कि आयुर्वेद भी, नेचुरोपैथी भी, पंचकर्मा भी, होम्योपैथी भी, एलोपैथी भी, मतलब सारी पैथी एक साथ। पेशेंट ठीक होना चाहिए जी, जिस पैथी का जो यूज होता है वो करते हैं। अच्छा। लेकिन एलोपैथी का हम सिर्फ डायग्नोसिस यूज करते हैं जी। या इमरजेंसी में यूज करते हैं। बाकी हम आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, पंचकर्मा से जी, और होम्योपैथी से करते हैं। पंचकर्म का मतलब होता है वमन, विरेचन, शमन, शोधन, बस्ती, नस्यम और रक्त मोक्षण। मतलब उल्टी के द्वारा गंद निकालना, अच्छा, पोटियों के द्वारा गंद निकालना, जी, पसीने के द्वारा गंद निकालना, मतलब बॉडी की गंदगी निकालना पंचकर्म है। अच्छा, वमन मतलब उल्टी, जी। विरेचन मतलब मल द्वार, अच्छा, और स्नेहन मतलब पसीने के द्वारा। अच्छा, तो हर तरह से हम बॉडी की गंदगी निकालते हैं। जी, आचार्य जी, ऐसे माना जाता है कि जो आयुर्वेद का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, और लोग आजकल इंस्टेंट इलाज चाहते हैं। ये जो अंग्रेजों ने 150 साल लगाए ना, ये इसी चीज पे लगाए। उन्होंने ये बोल दिया स्लो है, स्लो है, स्लो है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, भारती की मम्मी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मेरे यहाँ तो सिर्फ 2 महीने रही ना जी, आज 14 महीने हो गए, एक भी डायलिसिस नहीं हुआ, एक बूंद भी इंसुलिन नहीं चला। कहाँ से स्लो है? वो 9 साल से इंसुलिन ले रही थी, और बदले में इंसुलिन और गोलियों ने क्या दिया? किडनी फेल। अच्छा, मोदी जी हैं, हाँ, मोदी जी के छोटे भाई का नाम है प्रहलाद मोदी। जी, प्रहलाद मोदी जी हमारे यहाँ 14 दिन रहे। अच्छा, अब उनसे पूछो जाके हमारे यहाँ 14 दिन में क्या फायदा हुआ? उनकी गोलियां कम हुई, उनके डायलिसिस कम हुए, उनका वो चल नहीं पाते थे, सांस फूल जाती थी। हमने उनको ऊपर का कमरा दिया, उनसे चढ़ा नहीं गया, जी, लेकिन 7 दिन बाद वो पूरे हॉस्पिटल के 2 चक्कर और ऊपर भी चढ़ने लग गए, दिन में 5-6 बार। अच्छा, एग्जाम्पल और देता हूँ, उदयपुर के सांसद हैं अर्जुन लाल मीणा जी, उनके हफ्ते में 2 डायलिसिस होते थे। वो संन्यास लेने की सोच रहे थे, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जी, लेकिन आज से 1.5 साल पहले हमारे यहाँ उन्होंने 14 दिन लगाए थे। आज 1.5 साल हो गया, दोबारा इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा। दोबारा से पूरे जोश में। जो हफ्ते में 2 डायलिसिस होते थे, अभी उनका 10-12 दिन में एक होता है।
अगर वो दोबारा आ जाए हम वो भी बंद करा दें, लेकिन वो दोबारा आए नहीं, टाइम नहीं है। आचार्य मनीष जी, देखिए आपकी अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 15 से 20 साल से ज़्यादा आपको भी हो गए आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य करते हुए, लोगों की मदद करते हुए। आचार्य मनीष की सेहत का राज क्या है? सबसे मेरी पहले सेहत का ये राज जानते क्या हैं है? आज। आपको मेरी सेहत ठीक लग रही है? मतलब एक second fine. इस एज में अगर मैं बात करूं, शायद एज में पूछ ही लेता हूँ। मेरी एज अभी 50 चल रही है, 49 हो चुकी है, देखिए, 50 चल रहा है। अब 50 अल्लाह, कोई कह नहीं सकता कि आप 49 नहीं, मेरे बाल बूल थोड़े कम है, उड़ गए बीच में। मुझे लोग बोलते ट्रांसप्लांट करा ले, विग लगा ले। मैं कहता हूँ यार जो रियलिटी है वो Natural रियलिटी है ना, Natural. मुझे क्यों छेड़ाखानी तो करनी इतना है। फिट कैसे हैं आप? मैं सच बताऊं तो मैं इस फील्ड में बाई चांस आया था। अच्छा। मैं 1992 में, मुझे याद है, मेरा वजन था 31 किलो अच्छा। और 1995 में मेरा वजन था 39 किलो। जी। मैं अपने पूरे घर का सबसे बीमार बच्चा था। मतलब मेरे ताया चाचा मिला के हम 10 भाई बहन हाँ हैं, जी। कजन्स। तो 10 के 10 में सबसे बीमार मैं था। मैं हर 3 महीने में, 6 महीने में जॉन्डिस हो जाता था, कभी निमोनिया, कभी बुखार, कभी वायरल में बीमार हो गया था। इवन कि 1994 में मैं आत्महत्या करने चला गया था। जी। मैं ट्रेन की पटरी पे लेट गया था जाके मरने के लिए। तबीयत खराब की वजह से। हाँ, मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। बीमार रहता था, कमजोर था। अब हंसने के लिए कपिल को कहाँ से लाऊं भाई? तो कहने का मतलब यह, बीमार था, तकलीफ में था, तो मैं परेशान हो गया, हरिद्वार चला गया। जी। और हरिद्वार में एक गंगा के पास लक्सर एक शहर है, जी। वहां जाके मैं पटरियों पे लेट गया और ट्रेन आने वाली थी। तो एक साधु आया, कहता इस पटरी पे नहीं आएगी, इस पटरी पे आएगी। मतलब मुझे हैरानी हुई कि सही साधु ने ये रास्ता नहीं कहा क्यों मर रहा है, तू बच जा। मतलब साधु ने ये नहीं कहा इस पे नहीं आएगी, इस पे आएगी। मैं उठ के खड़ा हो गया, लेकिन उस पटरी पे थोड़ी गंदगी पड़ी थी, तो मैं साइड पे बैठ गया। इतने में ट्रेन आके चली भी गई, उसी पटरी पे आई जी। जिसमें मैं लेटा हुआ था। अच्छा, मैंने साधु ढूंढा, मुझे मिला भी नहीं। तो मुझे लगा इसने क्यों कहा मुझे आके, और ये भी कहा कि इस पे नहीं, इस पे आएगी। कहने का मतलब शायद मुझे बचाना चाहता था। जी, तो मैंने कहा दोबारा से लड़ाई लड़ते हैं। तो मेरे मौसा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, श्री गंगानगर राजस्थान में। मैं सहारनपुर का हूँ, अच्छा। अभी चंडीगढ़ रहता हूँ पिछले 12 साल से। तो सहारनपुर से मैं गंगानगर गया मेरे मौसा जी का अपना इलाज कराने। उन्होंने बोला तेरी छुट्टियां होंगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है 95 में, तो मेरे पास आ जा। उस टाइम मैं रोटरैक क्लब सहारनपुर चलता था, उसका प्रेसिडेंट था। तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगानगर चला गया। 3 महीने में मेरा 12 किलो वेट बढ़ गया आयुर्वेद की मदद से। आयुर्वेद। और वहां मुझे पहली बार समझ आया कि आयुर्वेद में शक्ति है। और हुआ क्या, जब मैं मौसा जी के पास गया, मेरे जाने से 1 हफ्ता पहले ही मौसा जी को भी हार्ट अटैक पड़ा था। अच्छा। और उनको डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी बताया था। उन्होंने खुद को 2 महीने मेहनत करके अपने आप को हार्ट अटैक फ्री किया, मतलब रिवर्सिंग करी अपने आयुर्वेद से। और प्लस मेरा भी इलाज किया। मेरी मौसी ने मेरे को पिनिया बना के खिलाई, जड़ी बूटियां खाई मैंने। जी। 3 महीने में मेरा काया पलट हो गया, 12 किलो वेट बढ़ गया। मेरे बाइसेप्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, मैंने बॉडी बिल्डिंग वीक शुरू कर दी वहाँ पे। और फर्स्ट टाइम मेरी गर्लफ्रेंड भी बनी वहाँ पे। खैर मेरी वाइफ ना देखे इस प्रोग्राम को। तो कहने का मतलब यह, हंसने के लिए बोल रहा था। नहीं, अब तो खैर मेरी शादी को भी 24 साल हो गए, वाइफ कुछ नहीं कहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि वहां मुझे आयुर्वेद समझ आया। तो मेरे मौसा जी ने बोला कि तू यही फील्ड क्यों नहीं चुन लेता। हाँ। और मेरी फर्स्ट सैलरी उस टाइम 800 रुपये थी। अच्छा। मैंने वहीं उनके पास काम करना शुरू किया और आप हैरान हो जाओगे, वहाँ से 2000 तक मैं उनके पास काम करा। 2001 में मैं अबोहर, 1998 में मैंने अबोहर जगह है पंजाब में, जी। पाकिस्तान बॉर्डर के पास अबोहर है, वहाँ पे मैंने पहला हेल्थ क्लब शुरू किया फर्स्ट टाइम। उसके बाद धीरे धीरे 2012 में मैंने पूरी तरह अपने आप को आयुर्वेद को समर्पित कर दिया। आज पूरे भारत में हमारे 85 क्लिनिक्स हैं और 40 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें एक हॉस्पिटल तो एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है, जो मेरठ वाला 25 एकड़ का है जी। बहुत सुंदर है, 5 स्टार है पूरा। अच्छा। और हम 5 स्टार हॉस्पिटल में जो रेट्स लेते हैं वो 3 स्टार वाले लेते हैं। अच्छा। तो 4 बड़े हॉस्पिटल है, लखनऊ में 100 बेड का है जी। मुंबई में 150 बेड का है, चंडीगढ़ में 100 बेड का है, और ये वाला 1000 बेड का है, जिसमें अभी 350 ऑपरेशनल है। इसके अलावा 36 हॉस्पिटल छोटे हैं, जैसे पटना, कलकत्ता, अहमदाबाद, वडोदरा, अंबाला, सोनीपत, ऐसे कानपुर, इलाहाबाद, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं ये, चंडीगढ़। और 80-85 क्लिनिक्स हैं। सब जगह अब हम किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, सिर्फ इन्हीं पे काम करते हैं। तो एक ऐसा आदमी जो खुद बीमार रहता था, आज पूरे हॉस्पिटल्स की चेन चला रहा है, तो ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। जी सर, अभी आपने एक बात कही कि आपकी जो बीमारी थी आपने उसको रिवर्स किया। और जब हम बात करते हैं तो एक ऑथर हैं, बाहर की ऑथर है लुई एल हे, उन्होंने भी अपना कैंसर रिवर्स किया था। तो क्या उन्होंने तो मेडिटेशन के द्वारा किया था, क्या आयुर्वेद के द्वारा संभव है कि बीमारियों को रिवर्स किया जा सके?
एक्चुअल में जो लुई है ना भी किया ना, वो भी आयुर्वेद से किया, लेकिन वो लोग उसको आयुर्वेद बोलते नहीं है। जैसे मान लो उसने कड़ी पत्ता खाया, या उसने हल्दी खाई, या उसने अदरक ली, या उसने गिलोय लिया, तो वो आयुर्वेद ही है ना। बिल्कुल। आयुर्वेद बेसिकली पूरी साइंस है। आयुर्वेद का फुल फॉर्म भी है आयुर्जमा वेद, आयु को पूरी रूप से जानने का विज्ञान। तो बेसिकली जैसे हमारी कंपनी का नाम जीना सीखो है, अब हमारी लिस्टेड है कंपनी, हमारे शेयर्स भी है मार्केट में। तो लिस्टेड कंपनी होने की वजह से आप सोचो, मुझे जो सही रिकॉग्निशन मिला है, अभी हम लोग दुबई में सेटअप शुरू कर रहे हैं, अभी हम नेपाल में शुरू कर चुके हैं, वियतनाम में शुरू कर चुके हैं, मलेशिया में कर चुके हैं, अभी हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अभी आपके पास में आने से पहले इथोपिया के एम्बेसडर के साथ मीटिंग करके आया हूँ और एग्रीमेंट साइन करके आया हूँ इथोपिया में हॉस्पिटल खोलने का। और इथोपिया क्यों चुना मैंने बताता हूँ आपको, क्योंकि जो WHO के चीफ है इस टाइम गैब्रियल, वो इथोपिया के हैं। तो मैं कहा WHO के चीफ में पहले झंडा काटते हैं इसीलिए इथोपिया में एग्रीमेंट। अभी आपके यहाँ मैं सीधा वहीं से आया हूँ, यहीं पास में ही वेस्टमी का ऑफिस है ये आपके नोएडा में ही, तो वहां से ही मैं आपके नोएडा ऑफिस में आया हूँ। चलिए बिल्कुल, आप हमारे पास आए, बहुत सारी बातें देखें लगातार चल रही हैं आचार्य जी। अभी थोड़ी देर पहले PCOD को लेकर आपने कुछ बताया था, PCOD से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं महिलाओं के ऊपर ही लेना चाहता हूँ। आज की डेट में IVF बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जो महिला कंसीव नहीं कर पाती हैं तो उनको कहा जाता है कि आप IVF का सहारा लीजिए। तो जो होने वाला बच्चा रहता है वो कितना ज़्यादा स्वस्थ होता है? क्या IVF के बिना आयुर्वेद में कुछ ऐसा है कि जो कंसीव इजीली किया जा सके? सर इसमें मैं एक चीज़ ऐड और करना चाहूँगी। आज के टाइम पर ये और हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी अभी नहीं करना चाहते तो अपने एग्स फ्रीज करा लीजिए, बाद में आप कंसीव कर पाएंगे। तो क्या ये ठीक है या नहीं है? ये दोनों चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, दुनिया जान के साइड इफेक्ट हैं। फीमेल की लाइफ भी हेल बनती है। अभी आपको शायद पता नहीं होगा, एक फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे कुछ दिन पूर्व IVF के एक सेंटर ने, 6 महीने पुरानी बात है ये, उन्होंने एक पार्टी करी, अपने पिछले 10 साल के सक्सेसफुल बच्चों को बुलाया जिनके IVF से हुए थे। वहाँ पे कोई पत्रकार भी था। उस पत्रकार ने देखा वहाँ पे कुछ बच्चों की ना शक्लें मिल रही थी, तो उसने उनकी फोटो और वीडियो लेके उनके एड्रेसेस ले लिए, और जब वो पार्टी खत्म हुई सबके घर जा जाके सबके DNA टेस्ट कराए। अच्छा। वो 61 बच्चे किसी एक ही बाप के निकले। मतलब IVF में घपला भी बहुत होता है। जिसको आप अपना बाबू, मेरा बेबी, मेरा सोना लेके करते हो ना, वो 50-60% चांस है आपका हो ही ना। अच्छा। मतलब एग किसी और का हो, स्पर्म किसी और का हो। तो पहले तो ये घपला है, जो अपना सोना बाबू नहीं है वो कुछ भी। ठीक है। दूसरा, IVF में फीमेल को साथ बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। वजाइना के अंदर, स्किन के अंदर इंजेक्शन लगाना, वहाँ से एग लेना, बड़ा पंगा है। फीमेल्स को बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, ईचिंग होती है, वजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कई लोगों को सर्विक्स कैंसर भी हुआ है बाद में। तो IVF की जगह आयुर्वेद में एक प्रोग्रामिंग है गर्भ शुद्धि। गर्भ शुद्धि के द्वारा आर्तव शोधन किया जाता है, उदरवस्ती की जाती है, पहले गर्भ को मजबूत किया जाता है। मैं कहता हूँ बच्चा पैदा करना प्लानिंग से करना चाहिए। तो IVF की जगह आयुर्वेद में बोलते हैं गर्भ शुद्धि, फिर बोलते हैं गर्भ संस्कार, और गर्भ शुद्धि से भी पहले आता है गर्भ शुद्धि के बाद आता है गर्भ धारण, फिर आता है बाल संस्कार। 4 स्टेप है। पहले गर्भ शुद्धि, फिर गर्भ धारण, फिर आता है गर्भ संस्कार, फिर आता है बाल संस्कार। 4 स्टेप्स हैं, आयुर्वेद में संभव है, हम लोग भी करते हैं। हमारे पास सैकड़ों बच्चे, उनकी फोटोज हैं, हमारे पास खूब सारी टोकरियां आती हैं, और हमारा तो बिल भी बहुत कम है। अच्छा। मतलब हमारे घर पे बहुत थोड़े दिन बाद टोकरी आती है मेरे घर पे कि फलाने के कंसीविंग हो गई, फलाने के 10 साल बाद हुआ, 5। हमें बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। और हम लोग लोगों को बोलते हैं हमें कोई मिठाई मत भेजा करो, फ्रूट्स के टोकरे आते हैं इसलिए। अच्छा। क्योंकि मिठाई हम मना करते हैं, क्योंकि मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि गाय वैसी नजर तो कहीं आती नहीं, लेकिन दिवाली पे, होली पे मिठाइयाँ बिके जा रही हैं, चॉकलेट बिक रही है, कहाँ से आ रहा है? तो नकली दूध है, इसलिए हम लोगों को बोलते हैं मिठाई भेज देना। अच्छा, फिर लोग एक सवाल पूछ लेते हैं कि इनमें भी तो स्प्रे है, इस पे भी तो टीके लगे हुए हैं। तो भैया आप जब घर में फल लाते हो, सब्जी लाते हो, एक बाल्टी पानी की भरो, उसमें थोड़ा नमक डाल के छोड़ दो, और उसमें सब्जियों को भीगे रहने दो 4 घंटे, क्या दिक्कत है? ताकि उनके ऊपर का केमिकल उतर जाए। रेगुलर प्रोसेस करती है। हाँ, तो ये जरूरी है। थोड़ा मीठा सोडा डाल दो, सारा केमिकल उतर जाता है। और इतने कोई देखो, एक बात बताओ, आपका बच्चे की हाइट बढ़ रही हो, आप उसको हाइट बढ़ाने का टीका लगाओगे? नहीं। तो जो लौकी अपने आप बड़ी हो जाती है उसको कोई किसान भी टीका नहीं लगाता। कई लोग बोलते हैं लौकी को टीका लगता है, पेठे को टीका लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिथ बहुत ज्यादा जो बेचारी बेल कमजोर रह जाती है उसको टीका लगाते हैं जी। फिर ऐसे गाय भैंसों को भी टीके लगते हैं, उनका भी दूध मत पियो जी। अच्छा, मुर्गी पूरे अच्छा, मैं आप एक सवाल पूछता हूँ कि देसी अंडा और फार्मी अंडा में क्या फर्क होता है? कलर ही चेंज है बस। हाँ जी,
देसी अंडा फार्मी अंडा क्या फर्क होता है? पता नहीं सर, कलर ही चेंज नजर आता है हमें तो। फार्मी अंडा इंजेक्शन के थ्रू जल्दी मुर्गी एक दिन में एक नॉर्मल अंडे से ज्यादा वो एक या मुर्गी से अंडे देसी करवाए मुर्गी जाते का हैं। ऐसा कुछ होता होगा। देसी कहते हैं कि वो नेचुरल प्रोसेस होता है, उसमें इंजेक्शन होती है, उसमें देसी अंडा मुर्गा मुर्गी के मिलन से पैदा होता है, नेचुरल है। जैसे हम पैदा होते हैं बच्चे, और वो मुर्गी साल में 12-15 अंडे देती है बस। देसी मुर्गी होती है वो साल में 12-15 बार ही अंडा देती है, जी। और वो नेचुरल अंडा होता है, नॉर्मल अंडा मुर्गा मुर्गी के मिलन से पैदा होता है, और उसमें बच्चा भी निकलता है। फार्मी अंडा क्या होता है? वो जो मुर्गी होती है वो मुर्गी और मुर्गा दोनों ही नहीं होती। पहली बात तो वो उस मुर्गी ने कभी मुर्गे की शक्ल भी नहीं देखी होती। वो सिर्फ कुछ ऐसी डाइट खाती है, कुछ ऐसे उसको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, कुछ ऐसा फीड दिया जाता है कि वो एक साल में 300 अंडे देती है। एक साल में? जैसे एक फीमेल 28 दिन नॉर्मल रहती है, 5 दिन पीरियड चलते हैं जी। लेकिन मुर्गी 26 दिन अंडे देती है, 5 दिन नॉर्मल रहती है। यानी कि मुर्गी में ये तो प्रताड़ना वही भी- साइकिल उल्टा कर दिया जाता है ड्यू टू हार्मोन्स, और वो मुर्गी पूरा साल अंडे देती रहती है, और एक साल में अंडे दे दे के कंडम हो जाती है, और उस मुर्गी ने कभी मुर्गा देखा भी नहीं। जी तो जो एग है वो क्या है? वो वो मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट है। जी। अब वो मेंस्ट्रुअल के रूप में आ रहा है, वो मेंसिस है वो एक तरह से मुर्गी का, जी। वो हमें हेल्थ दे देगा? हाउ इट्स पॉसिबल? और लोग सोचते हैं कि अंडे खा के शक्ति आएगी। सबसे ज्यादा तो प्रोटीन मुझसे एक बताते सवाल पूछा था थोड़े दिन पहले किसी पत्रकार ने कि आप अंडे के ऊपर इतना बोलते हो, तो जो LGBT समुदाय है, पता है ना आपको, जी, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर और प्लस जो भी आगे कैटेगरी। तो मतलब जो भी चलो जी। समुदाय, जी। ये बढ़ क्यों रहा है? जब आप हार्मोन डिस्टर्ब अंडे खाओगे, हार्मोन डिस्टर्ब मांस खाओगे, हार्मोन डिस्टर्ब दूध पियोगे, हर चीज में मिलावट खाओगे, तो आपके हार्मोन बचेंगे क्या? तो हिलते डुलते बच्चे पैदा हो जाते हैं फिर घर में, फिर वो लड़के लड़के पसंद करते हैं, लड़कियां लड़कियों को पसंद करती हैं। तो ये भैया संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, और कभी भी नॉनवेज नहीं खाना। और मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आप नॉनवेज खाते हैं लोग, वो अंडा मुर्गा होता है कि मुर्गी होती है? ना वो मुर्गा होता है ना वो मुर्गी होती है जी। वो दोनों के बीच का होता है, क्योंकि ना अच्छा। वो सेक्स कर पाता है ना वो अंडे दे पाता है, वो सिर्फ मांस के लिए पैदा जी। किया जाता है, अच्छा। और उसको सिर्फ और सिर्फ केमिकल से बड़ा करते हैं। जी जी। एक सिंपल मुर्गी का बच्चा यहाँ खड़ा कर दो, वहां भाग जाएगा आधे सेकंड में, और वो वाले से चला ही नहीं जाता बेचारे से, वो सिर्फ मांस दे रहा है। जी जी। अब आप बताओ वो आपको हेल्थ कैसे दे देगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए नॉनवेज, अंडा ये बिल्कुल नहीं खाना, और जो भी चीज़ जानवर से आती है मैं तो हाथ जोड़ के बोलूँगा सब छोड़ दो। दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, पनीर छोड़ दो। हाँ, पनीर इस दुनिया की सबसे खराब वस्तु है। अच्छा, दुनिया में अगर खाने के लिए सबसे गंदी कोई चीज़ है तो पनीर है। ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा आयुर्वेद में क्लियर वर्णित है कि दूध को विकृत करके नहीं पीना। जी। अच्छा। दूध को नींबू से फाड़ के विकृत हो गया और आप उसको पी रहे हो या खा रहे हो, तो वो जहर बनाएगा ना, एसिड बनाएगा ना, लीवर फैटी करेगा, PCOD करेगा, हार्मोन डिस्टर्ब करेगा, हमारा डाइजेशन स्लो करेगा। पनीर कभी नहीं खाना तो चाहिए। सेहत का दुश्मन है एक तरीके से। हाँ, सेहत का दुश्मन मतलब पनीर। जैसे ठंडा मतलब कोको कोला, जी। तो सेहत का दुश्मन पनीर। ये डायलॉग फिक्स करते हैं अपने। आचार्य जी, जी। जैसे इनफर्टिलिटी रेट जो होती है महिलाओं में जो बढ़ती जाती है, उसका मुख्य कारण क्या होता है? ये मैं आपसे एक तो नीचे नहीं बैठते आप लोग, तो आपका सेकंड हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। जी। नीचे बैठा बंदा तो पंपिंग वीक है। दूसरा, इनफर्टिलिटी क्या है? बेसिकली भगवान कभी भी बीमार बच्चा पैदा नहीं करवाना चाहता। जी। तो जब भी आपकी बॉडी पूरी फिट नहीं होगी, आप प्रेग्नेंट नहीं होगे, तो भगवान चाहता, क्योंकि ये सृष्टि में ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत है। जी जी आप देखो, जब प्रेगनेंसी होती है तो स्पर्म्स की रेस लगती है। जी। जी। लाखों स्पर्म्स भागते हैं। आपने 3 इडियट देखा होगा। बिल्कुल। 3 इडियट में शुरू होते ही पहले स्पर्म्स भागते हैं। वो एक उसमें आमिर खान होता है और बाकी 2 हीरो, और कोई जी, जी, माधवन जी। था, तीसरा कौन था? वो माधव स्पर्म्स में पहचाना है इस बार जी, जानते राजू। हैं कि कौन सा है। वो पहले रेस लगती है, श्रवण, ठीक है, तो रेस लगती है, तो उस रेस में से कोई एक जीतता है। हाँ। और ऐसे एग्स भी खूब सारे होते हैं लेकिन कोई एक जीतता है। तो फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत है। जंगल में भी वही जीतता है जो जिंदा रहता है, जी। जो लड़ाई में जीतता है। शेरनी भी ना, अगर 2 शेर लड़ते हैं तो जो शेर जीतता है उसके साथ संभोग करती है, अच्छा। क्योंकि वो भी शेर मतलब तगड़ा शेर पैदा करना चाहती है, तो दोनों में जो जीतता है उससे पैदा करती है। इसीलिए पुराने टाइम पे राजा महाराजा जो बलशाली होते थे, कई कई रानियां रखते थे कि मैं अपना वंश जी। वैसा ही पैदा करूं। रानियां हमेशा उससे शादी कराती थी जो बलवान रहते थे। शूरवीर होता था, क्योंकि अगली पीढ़ी वैसी पैदा करनी है। अब सृष्टि का रूल ये है कि अगर आप फिट नहीं हो, वीक हो, तो आप प्रेग्नेंट ही नहीं होगे। अगर गर्भ कमजोर है तो गर्भ गिर जाएगा, जी। क्योंकि भगवान बीमार बच्चा धरती पे लाना
नहीं चाहता। लेकिन आईवीएफ के द्वारा या जबरदस्ती आप आजकल बच्चे को कंसीविंग कर लेते हो। कई बार प्रेगनेंसी में लेडी के ब्लीडिंग हो गई, फिर भी आपने दवाइयों से उस गर्भ को रोक लिया, बाद में बच्चा दिल के छेद वाला पैदा होता है, थोड़े दिन में बच्चे को डायबिटीज हो जाती है या चश्मा लग जाता है, आंखों के रोग हो जाते हैं, टेढ़े पैर वाला मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या MND वाला बच्चा पैदा होता है। तो ये बीमार बच्चे नहीं पैदा करने, इसलिए सृष्टि चाहती नहीं। तो अगर आप चाहते हो बच्चा पैदा करना और कंसीविंग नहीं हो रही, तो पहले गर्भ शुद्धि कराओ, फिर गर्भ धारण अपने आप हो जाएगा। और गर्भ धारण के बाद है गर्भ संस्कार की 9 महीने क्या खाना है क्या नहीं खाना। चक्रव्यूह तोड़ना कहाँ सीखा था? माँ के गर्भ में। महाभारत की कहानी पता है ना आपको? तो यानी कि गर्भ में बच्चे को सुनता है ना, तो उस टाइम गर्भ संस्कार किया जाता है, श्लोक पढ़ाए जाते हैं, बच्चे गर्भ संवाद भी है उसमें। फिर उसका जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बाल संस्कार एक प्रोजेक्ट है। तो आयुर्वेद में गर्भ शुद्धि, गर्भ धारण, गर्भ संस्कार और बाल संस्कार, ये चारों प्रोजेक्ट हैं। किसी भी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से जाओ, प्रेगनेंसी बड़ी आसानी से हो जाएगी, लेकिन पहले गर्भ शुद्धि होगी, तब उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पैरों पे रख के लैपटॉप यूज करके काम करते हो तो भी अब प्रेगनेंसी नहीं आएगी। अच्छा, क्योंकि रेडिएशन से एग वीक हो जाएंगे। अच्छा, ये दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए। मतलब मेल का भी स्पर्म शुद्धि होती है ना, उनके पहले स्पर्म्स को ताकतवर बनाया जाएगा, उनको भी 3 महीने पहले क्या खाना है क्या नहीं खाना। अभी क्या हो रहा है आजकल, किसी भी दिन दारू पी हुई है और हो गया जी, रख लेते हैं। अब ऐसे बच्चे पैदा करोगे, फिर बच्चों से उम्मीद लगाओगे तुम्हारा खली बने या रेसलिंग करे, तो भैया वो तो क्रिकेट का बैट भी नहीं उठा पाएगा। आजकल ऐसे कमजोर बच्चे आ रहे हैं कि क्रिकेट का बैट उठाने में गिर जाएं। लोग इतने से बच्चे हो रहे हैं अब आजकल। मतलब अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर देखा, 4 फुट 11 इंच का है। अब उसके डॉक्टर समझेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम ये है। तो क्या कारण जो हाइट आज के डेट में बच्चों की नहीं बढ़ पाते? क्योंकि बहुत एक तो माँ टेंशन रखती है, सबसे बड़ी बीमारी स्ट्रेस है जी। सबसे पहले तो बीज ही सही नहीं है जी। पुरुष का। या जब भी शादी करानी है ना, सोच समझ के कराओ। अब अमिताभ बच्चन की शादी जया भादुड़ी से हुई जी। अगर अभिषेक बच्चन जया भादुड़ी पे चला जाता तो फिल्म में रोल भी ना मिलता। जो धन्यवाद है भगवान का, शुक्र है कि वो अमिताभ बच्चन में चला गया जी। बिल्कुल। तो हाइट छोटी भी हो सकती थी ना उसकी। बिल्कुल। तो थोड़ा मैचिंग का ध्यान रख के अपने मैच के हिसाब से शादी कराओ और डाइट ठीक रखो, एक्सरसाइज करो जी। और गर्भ धारण, गर्भ शुद्धि, गर्भ संस्कार, बाल संस्कार का सहारा लो। और आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन है जी, मेद प्राशन है, उनसे बच्चों की हाइट बचपन में ही बच्चों को डाइट अच्छी ना। अब बच्चे को पैदा होते ही दूध पिलाने शुरू कर देते हैं उसको। जब तक माँ का दूध आए सिर्फ माँ का दूध पिलाओ, पानी भी मत दो, कोई भैंस का दूध गलती से मत पिलाओ। अब जो आप दूध पिला रहे हो उसको हजम करने में ताकत खत्म हो रही है मेरी, हाइट में क्या बढ़ाऊंगा जी। तो कहने का मतलब डाइट, लाइफस्टाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में। विकाचार्य महेश जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट में आपसे। हमने ना आपके कुछ वीडियोस देखे, बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे। आप बताते हैं मटके का पानी पीना, लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं ना, शहर के अंदर जो लोग हैं सबसे ज़्यादा आरओ का पानी पी रहे हैं। तो आरओ का पानी हमें क्यों नहीं पीना चाहिए और मटके के पानी के क्या फ़ायदे हैं? देखो, मटका बनता है मिट्टी से जी, और मिट्टी भी धरती से आती है। धरती को बोलते हैं जननी जी। तो जननी के अंदर रखा हुआ पानी अमृत है जी। आरओ के अंदर रखा हुआ पानी जहर है जी। आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस जी, यानी कि उसने आपके मिनरल भी छीन लिए। मतलब ऐसा पानी जो आपकी एनर्जी ले लेगा तो वो जहर है, एक ऐसा पानी जो आपको एनर्जी दे देगा वो अमृत है जी। तो आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, आपको मटके का पानी पीना चाहिए जी। और आपको मैं पानी बोल देता हूँ, एक काम करो, अगर आपको आरओ का पीना भी है तो आरओ का पानी मटके में भर लो और उसमें इतनी बड़ी एक कॉपर की प्लेट या कॉपर का गिलास या कॉपर का लोटा डाल दो। अच्छा। एक चांदी का सिक्का डाल दो जी। एक रुद्राक्ष डाल दो। अच्छा। और उस पानी को पहले 12 घंटे पड़े रहने दो। फिर एक कांच के बर्तन में उसको शिफ्ट कर लो जी। और उसमें एक बड़ा टुकड़ा सेब या बड़ा टुकड़ा खीरा बिना छिलक उतारे, अच्छा, 2-4 पत्ते पुदीना, धनिया, गाजर का टुकड़ा, अदरक का टुकड़ा और एक आंवले का टुकड़ा डाल दो और उसको 12 घंटे पड़ रहने दो। फिर उस पानी को पियो, वो अमृत बन जाएगा। अच्छा। एल्कलाइन वाटर जी, जीवित वाटर वो बन जाएगा, जीवन देने वाला, कैंसर को भी हरा सकता है वो पानी जी। तो आचार्य जी अब वक्त लगभग बिल्कुल, क्योंकि ये पॉडकास्ट में आज हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। मैंने भी एक साथ 2 देवियों और एक देव का साथ पॉडकास्ट पहली बार किया है। मैंने अभी तक इससे पहले भारती का एक पॉडकास्ट किया था, भारती और हर्ष बैठे थे। पहली बार मैंने 3 लोगों को एक साथ फेस किया है। सर तो आपको कैसा लगा ये? मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अपने व्यूअर्स के लिए क्या कहेंगे जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं? मैं ये बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो। इस चैनल पे वीडियो बढ़ने चाहिए क्योंकि ये तीनों दिल से लगे हुए हैं और दिल से चाहते हैं लोगों को सही जानकारी
सही नॉलेज घर घर तक पहुंचे। मैं ये पॉडकास्ट को जी। अपने सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी डालूंगा। बिल्कुल यही प्यार हमें चाहिए आचार्य मनीष जी से भी और आप सभी से भी। तो ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगले पॉडकास्ट में फिर आप सभी से हम मिलेंगे नए मेहमान के साथ। आचार्य मनीष जी बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया धन्यवाद है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ट्रिपल ए। तो ये ट्रिपल ए पॉडकास्ट जैसा आचार्य मनीष जी ने कहा, तो अगले पॉडकास्ट में फिर आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।